नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, यूपी विधान परिषद की जो आगामी परीक्षा नवंबर के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मॉडल प्रश्न पत्रों की पूरी श्रृंखला चल रही है। ये मॉक टेस्ट पेपर है, यानी इनके जरिए आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपका कौन सा हिस्सा कमजोर है और उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि परीक्षा से अब कुछ दिन बचे हुए हैं, तो इतने समय पहले अभ्यास महत्वपूर्ण होता है, रिवीजन महत्वपूर्ण होता है। कुछ भी नया पढ़ने से बचना चाहिए और जितना हो सके उतना दोहराने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको अपनी जो खामियां हैं उसका पता भी चल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और यह जो सीरीज है ये बाइलिंगुअल है, दोनों ही भाषाओं में आपको प्रश्न दिखाई देंगे। तो इसमें जो 50-50 का रेशियो है, तो 50 प्रश्न जीएस के हैं तो वो दोनों भाषाओं में होंगे। जो हिंदी वाले हैं वो दोनों भाषाओं में होना संभव नहीं है, ये आप भी जानते हैं। चलिए देखते हैं। और अगर पेड कोर्सेज ज्वाइन करने की इच्छा है, ये पोस्टर आप रोज देखते हैं, तो ये नंबर है, इस पर संपर्क कर लीजिएगा। और इसके अलावा ये फ्री वाला जो टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आप फायदे में रहेंगे। यहाँ जितनी भी अध्ययन सामग्रियाँ शेयर की जाती हैं वो फायदेमंद होती हैं। परीक्षाओं में उनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसके अतिरिक्त नोटिफिकेशन वगैरह आपको लगातार मिलते रहते हैं। ये हरा भरा चैनल का लोगो है और ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं वेबसाइट है, आप चाहें तो इस पर विजिट कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। इसमें एक तरफ हिंदी में और दूसरी तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है। देखिए, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर नॉट करेक्ट कहा है, तो जो न सही हो वही तलाशना है। यहाँ जो नहीं शब्द होता है वो महत्वपूर्ण होता है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ 2 स्टेटमेंट है, इसे देखिए। कहा गया है कि नैषधा चरितम महाकाव्य जो है ये संस्कृत साहित्य का है, यानी संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम श्री हर्ष है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि संस्कृत साहित्य का ही एक दूसरा महाकाव्य है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम। यह जो महाकाव्य है ये महाभारत कालीन जो प्रसंग है उसको लेकर बनाया गया है। इसमें अर्जुन और भगवान शिव के बीच में जो संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था, उसका ब्यौरा मिलता है। किरात का रूप बनाकर भगवान शिव अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए आते हैं और उसके बाद दोनों के बीच में एक हिरण के शिकार को लेकर भयंकर युद्ध होता है और भगवान शिव जो है वो अपनी मुट्ठियों से मार मार कर अर्जुन को बेहोश कर देते हैं। उसके बाद जब अर्जुन सचेत होते हैं तो उन्हें आभास होता है कि ये कोई और नहीं है, साक्षात महादेव है। तो ये स्तुति वंदन करते हैं और उसके बाद उनसे इन्हें पाशुपत नाम का जो शस्त्र है, अजेय शस्त्र था, वो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की कहानी है और उसी का इसमें काव्य शैली में ब्यौरा दिया गया है। फिलहाल इसमें कहा गया है कि इनको महाकवि माघ के द्वारा लिखा गया है। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। देख लीजिए। तो इसमें से जो स्टेटमेंट है पहला वाला ही गलत है। यहाँ जो कहा गया है नैषधा चरितम, ये जो महाकाव्य है ये हर्ष के द्वारा नहीं बल्कि भैरवी के द्वारा लिखा गया है। इसकी जो सही इन्फॉर्मेशन है वहां पे हर्ष के स्थान पर भैरवी होगा। तो पहला वाला केवल ए, इसका जो विकल्प होगा वो कौन सा होगा? ए वाला होगा, वल्ली फर्स्ट। आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, ये भी हिस्ट्री का ही है। इसमें पहले स्टेटमेंट में कहा गया है, अच्छा इसमें एक चीज है कि करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, जो सही हो उसकी तलाश करनी है। दोनों स्टेटमेंट जो है ये बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। पहले वाले में जैनिज्म के बारे में कहा गया है। कहा गया कि जैन परिषद का आयोजन, ये जो जैन काउंसिल है, और कौन वाली? पहली। यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल और जैनिज्म की जो काउंसिल्स हुई हैं उनके बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो कहा गया कि जो पहली जैन काउंसिल थी उसका आयोजन 310 ईसा पूर्व में, यानी 310 बीसी में पाटलिपुत्र में किया गया था और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो आचार्य स्थूलभद्र थे। आपने भद्रबाहु और स्थूलभद्र का नाम सुना था। यही दोनों जो है ये मतावलंबी अलग अलग अपनी विचारधारा को लेकर 2 हिस्सों में जैन धर्म को बांट देते हैं। एक श्वेतांबर बन जाता है और दूसरा दिगंबर बन जाता है। यहाँ पर जो मगध में अकाल पड़ता है उसके बाद ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। फिलहाल तो ये पहली जो जैन परिषद है इसका आयोजन 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो स्थूलभद्र थे, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया कि पहली बौद्ध सभा, यानी जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी या असेंबली इसको आप कह सकते हैं, इसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में राजगृह में किया गया था और इसके अध्यक्ष सबकामी थे या सबकामी थे। तो अब आपको बताना यह है कि सही कौन सा है। देख लीजिए। तो केवल इसमें पहला सही है। जो जैन परिषद के बारे में दिया है वो तो ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला है जरा उसको देखिएगा। पहला सही है तो इसका मतलब क्या? इसका भी ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जो बौद्ध सभा के बारे में कहा गया है तो 483 ईसा पूर्व में आयोजित होती है। यहाँ जो डेट दी है यही गलत है
और उसके साथ साथ जो स्थान है वो राजगृह होगा, और इसके अध्यक्ष का नाम भी गलत दिया है। यहाँ पर सबकामी नहीं थे, उस समय महाकश्यप थे। इन्हें महाकश्यप भी कहा जाता था और महाकश्यप भी कहा जाता था, जो भाषाएं थी उनके विभिन्नता के आधार पे। तो अध्यक्ष का नाम गलत दिया है और उसके साथ साथ जो तारीख है वो गलत दी है। तो कुल मिलाकर सेकंड वाला सही नहीं है, सिर्फ पहला वाला सही है। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर थर्ड जो क्वेश्चन है इसको देखिए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अब यहाँ पर फिर से नहीं शब्द आ गया है, कोई बात नहीं। यहाँ कहा गया कि तक्कोलम, ये जो तक्कोलम है ये क्या है, एक युद्ध का नाम है। इसकी लड़ाई के बाद आदित्य प्रथम को, आदित्य फर्स्ट जो थे, उन्हें कांची और तंजाई के योद्धा की उपाधि दी गई थी। पहले के राजा महाराजा जब युद्ध लड़ते थे, ये साउथ इंडिया की बात की जा रही है, तो पूरे भारत की बात थी, जितने भी राजवंश थे आए दिन युद्ध होते थे, आपस में संघर्ष होता था, अपने राज्य को विस्तृत करने के लिए या दबदबा बनाने के लिए भी युद्ध होते थे। तो वहाँ पर जब ये युद्ध में जीतते थे तो कुछ न कुछ नई टाइटल एज्यूम करते थे, यानी नई उपाधियां धारण करते थे। तो वही चीज़ यहाँ भी है। ये जो तक्कोलम की लड़ाई थी, इसके बाद आदित्य फर्स्ट को कांची और तंजाई के योद्धा की उपाधि दी गई थी। इसके बाद सेकेंड वाला जो है, इसमें कहा गया है कि कृष्ण तृतीय, इनको यनाई मेल थुंजिना देवर, विचित्र है, कोई बात नहीं, अच्छा है, विचित्र है तो और आसानी से याद होगा, इनके रूप में जाना जाता है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। देख लीजिए, जो सही ना हो उसकी तलाश करनी है। तो दोनों सही नहीं है, इसमें दोनों के दोनों जो है देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं लेकिन झूठ बोल रहे हैं। सही बात क्या है, तो पहले रुक जाइए जरा, उत्तर इसका चुन लेते हैं। इसका सी वाला होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सही है, इसका मतलब ये है कि दोनों सही नहीं है। यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से चलेंगे ना, तो विकल्प आपने चुन लिया। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो तक्कोलम की लड़ाई जो है उसके बाद कृष्णा तृतीय, यहाँ जो ये नाम दिया है, इनको उपाधि मिलती है, ये वाली, कौन सी, कांची और तंजाई के योद्धा की, उल्टा दे दिया है। तो तक्कोलम की लड़ाई के बाद जो कृष्ण तृतीय है या कृष्णा तृतीय है, इन्हें कांची और तंजाई के योद्धा की उपाधि दी गई थी। और तक्कोलम की लड़ाई जो है ये लड़ी कब जाती है, तो ये 949 में लड़ी जाती है। इसकी जो तारीख है वो 949 ईस्वी है। और इसके बाद जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है उसमें देख लीजिए, उनकी मृत्यु के तरीके से राजाधिराज को यनाई मेल थुंजिना देवर, मतलब राजाधिराज जो व्यक्ति थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके मरने के तरीके से यनाई मेल थुंजिना देवर की उपाधि से या उसके रूप में जाना जाता है। ये कोई उपाधि नहीं है बल्कि एक संबोधन है। और इसका मतलब क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट है बड़ा टेढ़ा है, इसका अर्थ आप जान लीजिए। हाथी पर सवार राजा जो मारा गया, मतलब ये हाथी पर सवार होकर कोई युद्ध लड़ रहे थे और उसी के दौरान ये मारे जाते हैं। इस प्रकार की लड़ाइयाँ आपने देखी हैं और अपने देश में हाथियों के ऊपर चढ़कर युद्ध करने का रिवाज काफ़ी पहले से था। चलते हैं आगे। तो इसका सी वाला सही था। इसके बाद जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, इसमें गजबेटकर, ये तो जग जाहिर है, गजबेटकर की उपाधि प्रदान की गई थी किसे, ये आपको बताना है। उसके साथ साथ विजयनगर साम्राज्य से संबंधित एक शब्द है और इसका नाम है अथावने। तो इसका आपको अर्थ भी बताना है। तो देखिए, अगर एक हिस्सा आपको मालूम है तो दूसरा हिस्सा आप अपने आप जान जाएंगे। और आप जानते हैं कि गजबेटकर की उपाधि यानी हाथियों का शिकारी इसका मतलब होता है। तो इसकी उपाधि किसने धारण की थी, ये काम किसका था बताइए। ये था देवराय द्वितीय, ये जो राजा था ये देवराय द्वितीय था। और अथावने जो शब्द है इसका मतलब होता है, यहाँ आप देख लीजिए, भूमि या राजस्व विभाग, जो भू राजस्व विभाग होता है उसकी बात की जा रही है। यहाँ आप उसे देख रहे हैं, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसे ही एक शब्द में समेट दिया गया है। तो ये अथावने या अठावने कहा जाता था। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पांचवा वाला। इसमें आधुनिक भारत के बारे में थोड़ा प्रश्न दिया हुआ है। कहा गया कि भारत में पुर्तगालियों का प्रथम जो छापा खाना था, छापा खाने का मतलब क्या, जहाँ पर छपाई का काम होता था, अर्थात प्रिंटिंग प्रेस की बात की जा रही है, तो उसको स्थापित किया गया था। ये कब किया गया था ये आपको बताना है, मतलब डेट बतानी है। इसके साथ साथ दूसरे हिस्से में पूछा गया है कि डचों ने 1605 ईस्वी में कहाँ पर अपने पहले कारखाने की स्थापना की थी, यानी पहले वाले में कब और दूसरे वाले में कहाँ। दो अलग अलग तरह के प्रश्न यहाँ जुड़े हुए हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही मालूम होता है, देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1556 हो जाएगा, यानी 1556। देख रहे हैं, यही जो डेट है इसमें पुर्तगालियों ने पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है मसूलीपत्तनम। तो ये देख लीजिए, डचों का जो पहला कारखाना था 1605 में स्थापित होता है, उसका स्थान था मसूलीपत्तनम। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 6वें नंबर के प्रश्न को देखिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अड़ियार कहाँ पे है, मद्रास में है।
तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कब खोला जाता है, यानी आपको तारीख बतानी है। उसके साथ साथ एक और डेट आपको बतानी है कि जो BHU है यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो बताइए दोनों तारीखें कौन कौन सी हैं। यहाँ पर BHU की स्थापना की जो तारीख है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का ये केंद्र है, इसकी स्थापना की तारीख पता होनी चाहिए। तो छठवें वाले को आप देख रहे हैं, इसका हो जाएगा 1882 और 1898। हालांकि विधिवत स्थापना की कुछ तारीखें अलग है। यहाँ जो दीक्षांत समारोह को आधार बनाया जाता है और स्थापना वर्ष को गिना जाता है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ एक सामान्य तौर तरीके से जो स्थापनाएं होती हैं उसकी बात की जा रही है। एकदम मूल जो इनका स्वरूप था वो कब सामने आता है, तो उसकी जो तारीख है वो 1882 और 1898 है। हालांकि जो 1900 वाला दौर है उसमें BHU जो है वो प्रभावशाली बनता है, यानी ज़्यादा उभर कर सामने आता है। तो यहाँ दीक्षांत समारोह के आधार पे जो आप वर्ष कैलकुलेट करते हैं उसको यहाँ मत संदर्भ में लीजिएगा। चलते हैं आगे। असल में BHU की स्थापना क्रमबद्ध तरीके से होती है, एक झटके में। ये नहीं कि उसमें बहुत बड़ा जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है और वो खड़ा हो जाता है। आप जानते हैं कि मदन मोहन मालवीय ने उसको चंदा करके इकट्ठा किया था, मतलब चंदा इकट्ठा किया पूरे देश में घूम घूम कर, और जल्दी लोग देने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे करके इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो एकदम नींव कब रखी गई इसकी बात की जा रही है। इसके बाद चलते हैं आगे। इसमें 7वें नंबर के प्रश्न को देखिए। कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए हैं सब के सब महत्वपूर्ण हैं। उसमें कुछ न कुछ नई नवीली बातें हुई हैं, कुछ नए कदम उठाए गए हैं। अध्यक्ष का नाम महत्व रखता है, कहाँ पर स्थान था वो महत्व रखता है। डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब तारीखें पूछने का चलन कम हो गया है। फिलहाल यहाँ पर ये नंबर कौन सा था, मतलब इसका क्रम कौन सा था, ये आपको जानना है। देखिए, इसमें कहा गया है कि अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग संघ की स्थापना इसमें की गई थी। ये कौन वाला अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे और यह अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था। 3 तरीके से प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर नीचे विकल्प भी आप देख रहे हैं कि 51वां जवाहरलाल नेहरू और दिल्ली। इसी प्रकार से नीचे 3 विकल्प और हैं, तो देख लीजिए। बी वाला तो वैसे भी गलत दिखाई दे रहा है कि सही है, बताइए। यहाँ पर भ्रम की स्थिति, जो 4 विकल्प होते हैं वो बड़े निकटतम होते हैं। बहुत कम ही ऐसा प्रश्न आपको अब मिलेगा। कंपटीशन अब बढ़ता जा रहा है तो जो पेपर है उनका स्तर भी बहुत ज़्यादा ऊंचा होता जा रहा है। सामान्य छोटी छोटी परीक्षाओं के भी जो पेपर हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के बन रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न वही है कि छटाई करना। तो यहाँ भी पेपर एकदम सरल आएगा, इसकी उम्मीद आप मत करिएगा। टेढ़े पेपर की ही उम्मीद करके जाइएगा तो आप सुखी रहेंगे। तो विकल्प बहुत करीबी होते हैं, यहाँ कन्फ्यूज़न वाली स्थितियाँ होती हैं, और अभ्यास अगर आप करेंगे तो कन्फ्यूज़न से दूर रहेंगे। देखिए, जो 4 विकल्प हैं उनमें से कौन सा सही है। इसका हो जाएगा, देखिए 7वें का हो जाएगा सी, यानी 49वां ये अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। और इसका जो स्थान है वो बम्बई है, मुंबई नहीं बल्कि बम्बई, क्योंकि उस समय उसका वही नाम था। तो ठीक है, इसमें सी वाला सही होगा। ये 49वें नंबर का था और इसी में जो खादी ग्रामोद्योग संघ है उसकी स्थापना की जाती है। आगे चलते हैं। खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह ये कब शुरू किया गया था। इसके अलावा दक्कन उपद्रव, इसको उपद्रव भी कहा जाता है और विद्रोह भी कहा जाता है। इसके जो लीडर थे, मुख्य लीडर थे, उनका नाम बताइए। वैसे तो इसमें बहुत सारे छोटे बड़े लीडर पैदा हो गए थे, लेकिन उकसाया किसने था। उकसाने वाले को ही नेता कहा जाता है। आम बोलचाल में लोग व्यंग कर देते हैं कि ज़्यादा राजनीति मत झाड़ो और नेता बनने की कोशिश मत करो। तो नेता क्या करता है, ये उबालता है लोगों को, उकसाता है। तो वही व्यक्ति का नाम आपको खोजना है। 1918 और बाबा साहब देशमुख, इसके बाद वल्लभ भाई पटेल का नाम है और एक तारीख दी है। धीरज नारायण नूरुद्दीन का नाम है। झिंगुरी लाल सिंह का नाम है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसका पहला ही सही है, 1918 इसकी तारीख है, ये आप जानते हैं, खेड़ा आंदोलन की। और इसके जो यहाँ प्रणेता थे, ये दक्कन उपद्रव की बात की जा रही है, तो इसके जो मुख्य नेता थे उनका नाम बाबा साहब देशमुख था। यहीं से ही उकसाते हैं और ये शुरू हो जाता है। उसके बाद इसके अलग अलग गुट और उपद्रव का जो आकार है वो बढ़ने लगता है, अंग्रेज परेशान हो जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। चुआर आंदोलन, अलग अलग जो विद्रोह बगावतें हुई थी उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो चुआर विद्रोह या चुआर आंदोलन था ये कब शुरू होता है। इसके बाद प्रश्न के दूसरे हिस्से में कहा गया है कि नैकदा आंदोलन ये कब शुरू होता है। दोनों का आपको कब यानी तारीखें बतानी है। बताइए, देख लीजिए, इसमें तारीखें दी हुई हैं 1774, 1863, इसके बाद 1776, 1860, वैसे ही 2 और हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला, यानी 1776। ये देख रहे हैं 1776 और 1860।
अर्थात चुआर आंदोलन की जो डेट है वो 1776 है, यानी 1776, और नैगदा आंदोलन जो है उसकी तारीख है 1860। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए, दो स्टेटमेंट है और पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सही है। दोनों सही हो सकता है या दोनों गलत, या कोई एक सही हो सकता है। देख लीजिए इस प्रश्न को। पहले वाले स्टेटमेंट पे कहा गया है कि अ नेशन इन मेकिंग, ये जो किताब है, ये किताब का नाम है, और इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम विनायक दामोदर सावरकर है, ऐसा दिया हुआ है। और सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि भवानी मंदिर, ये जो बुक है, इसके ऑथर का नाम लाला हरदयाल है। तो गदर आंदोलन, गदर पार्टी से आप लाला हरदयाल को जोड़कर देखते हैं। यहाँ पर किताब से जोड़कर देखिए और बताइए कि ये सही है या नहीं इसमें से। तो इसमें जो उत्तर होगा वो डी वाला हो जाएगा, यानी दोनों इसमें गलत है। इसमें सही पूछ रहा है ना, तो एक भी सही नहीं है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आइए देखते हैं कैसे गलत है। देखिए, अ नेशन इन मेकिंग, इसको लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम सुरेंद्रनाथ बनर्जी था, और भवानी मंदिर को लिखने वाले, जगजाहिर बात है, बारिंद्र कुमार घोष ने इसको लिखा था। इसमें लाला हरदयाल का कोई रोल नहीं था। तो यहाँ दोनों के जो राइटर है यानी लेखक है उनका नाम गलत दिया है। आगे चलते हैं। 11वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। इसमें कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, अब यहाँ पर भूगोल शुरू हो गया है, और वो भी कैसा भूगोल? आर्थिक भूगोल। मतलब यहाँ पर जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं या जो सामाजिक कार्य हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये मिक्स एक तरह की खिचड़ी है। जैसे खिचड़ी में आप सब कुछ डालकर एक नए रंग से उसको बनाते हैं, उसमें जितनी चीज़ें डाल दीजिए वो और अच्छी हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ प्रश्नों का भी मिक्सचर है, अलग अलग रंग बिरंगे प्रश्न आपको दिखाई देंगे। और यहाँ तो मॉडल प्रश्न पत्र में एक सेगमेंट बना दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक इतिहास है, उसके बाद कुछ दूरी तक भूगोल रहेगा। लेकिन हो सकता है कि परीक्षा हाल में आपको एक इतिहास का प्रश्न दिखाई दे, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, और उसके बाद दो जो है वो पॉलिटी के आ जाए और फिर हिस्ट्री का आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये आपके मूड को स्विंग कराने के लिए तरीके होते हैं, हथकंडे होते हैं, जो कि आयोग या जो इस प्रकार की संस्थाएं हैं वो अपनाती हैं। फिलहाल इसके लिए तैयार रहिएगा। देखिए, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की जो संयुक्त परियोजनाएं हैं, मतलब यहाँ पर संयुक्त परियोजना तीनों राज्यों की मिली हुई है, उसका नाम आपको बताना है। तीनों राज्य उसमें क्या कर रहे हैं? भागीदारी कर रहे हैं। रिहंदमान परियोजना है, हीराकुंड है, व्यास है और इंदिरा गांधी परियोजना है। बताइए इसमें से कौन सी होगी? 11वां आप देख रहे हैं, तो इसका हो जाएगा व्यास। ये जो व्यास परियोजना है ये तीनों की साझा है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट 12th नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप देख रहे हैं। इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 17 दिसंबर 1992 इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा, ये तारीख है 17 दिसंबर 1992 की, झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ की गई थी। अब बताइए कि नीचे जो परियोजना है उसमें से कौन सा होगा? हाथी परियोजना है, बाघ परियोजना है, कछुआ संरक्षण परियोजना है और कस्तूरी मृग परियोजना है, यानी मस्क डियर जो होते हैं उनसे जुड़ा हुआ जो प्रोजेक्ट है, इसमें से कौन सा होगा? तो ये होगा प्रोजेक्ट हाथी। इसमें से हाथी परियोजना होगा इसका पहला वाला। आगे चलते हैं। 13वें नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? और नीचे दो स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया है कि मिरी की जो पहाड़ियां हैं, मिरी हिल्स जो है, इनकी लोकेशन है मेघालय में। और सेकंड वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो डालमा हिल्स है वो लोकेट करती हैं झारखंड में। तो यहाँ पर मिरी और डालमा के बारे में पूछा गया है। बताइए इसकी लोकेशन क्या होगी? इसमें जो सही है उसका चयन आपको करना है। तो इसमें केवल दूसरा सही है, पहला वाला गलत है। मिरी कहाँ पे है? ये दूसरा सही है, और इसलिए इसमें बी वाले विकल्प को चुनते हैं, ये सही है। अब देखिए, इसमें जो मिरी की पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय में नहीं है, फिर कहाँ पर है? ये अरुणाचल में है। ठीक, तो यहाँ पर मेघालय की जगह पर अरुणाचल होगा, इसीलिए ये गलत हो जाता है। आगे चलते हैं। 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर युमथांग जो घाटी है, युमथांग वैली, इसकी लोकेशन पूछा है कि ये किस राज्य में है, किस स्टेट में है। उसके साथ साथ दूसरे हिस्से में कहा है कि डिगबोई तेल शोधन संयंत्र की स्थापना कब की गई थी। ये बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए, इसमें जो युमथांग घाटी है या ये वैली है, इसका जो स्टेट है वो सिक्किम है। ठीक है, तो सिक्किम से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, और 1901 में ये जो डिगबोई है, मतलब तेल शोधनशाला है, इसकी स्थापना की जाती है। तो इसका डी वाला ऑप्शन होगा। इसके बाद 15वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर नेशनल हाईवे के बारे में पूछा गया है। तो कहा गया है कि NH9 ये मुंबई से विजयवाड़ा, इतनी मतलब इसकी जो टारगेट वाली बात है वो कही गई है, अर्थात ये मुंबई से विजयवाड़ा तक विस्तृत है और इसकी लंबाई है 841 किलोमीटर टोटल।
इसके बाद जो NH-28 है उसके बारे में कहा गया है कि ये मेरठ से लखनऊ तक है और इसकी लंबाई है 590 किलोमीटर। बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। प्रश्न को आप देख रहे हैं तो इसमें से करेक्ट होगा आपका, देख लीजिए, केवल पहला वाला जो नेशनल हाईवे नंबर 9 के बारे में कहा गया है मुंबई से विजयवाड़ा, वो सही है, लेकिन बी वाला गलत है। NH-28 जो है इसका जो लेंथ है वो मेरठ से लखनऊ नहीं है बल्कि बरौनी से लखनऊ है। बरौनी से लखनऊ होगा और यहाँ जो इसकी लंबाई है वो 590 नहीं बल्कि 570 है, टू बी एग्जैक्ट। इस हिसाब से तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, ए वाला होगा, यानी केवल फर्स्ट। आगे चलते हैं, 16वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए और नीचे लिखा हुआ है कि बॉयलिंग झील डोमेनिका द्वीप जो है वहाँ पर स्थित है, यानी जो बॉयलिंग लेक है उसकी लोकेशन है डोमेनिका आइलैंड में। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें टिटिकाका लेक के बारे में कहा गया है कि ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ये जो जितने भी स्थान है ना नए नए, ये सब स्थल अवरुद्ध देशों के तौर पर दिखाई देते हैं और ये सोवियत संघ के विघटन से पैदा हुए हैं। लेकिन यहाँ उसमें नहीं उलझना है, यहाँ जो लेक्स हैं उनके बारे में देखना है। तो दोनों देख लीजिए, इसमें से कौन सी लोकेशन सही है बताइए। तो इसमें केवल पहला वाला है वो सही है, मतलब 16वीं का जो ए वाला है वो सही है। बॉयलिंग झील डोमेनिका द्वीप में अवस्थित है, लेकिन जो टिटिकाका है उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे रॉन्ग दी हुई है। टिटिकाका की लोकेशन तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर कौन सी झील है, ये है अरल सागर, और ये खारे पानी की झील है, मतलब इसका जो पानी है वो कैसा है, नमकीन है। तो इसलिए यहाँ पर जानते रहिए अरल सागर जो है ये इनकी सीमा रेखा पर मौजूद है। इसके बाद आगे चलते हैं, 17वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर आगे ही एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, रिक्त स्थान, और उसके बाद लिखा हुआ है कि सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है, स्थान बताना है। और यूक्रेन का जो कीव शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। मतलब एक में आपको देश बताना है और दूसरे में आपको नदी का नाम बताना है, मतलब प्रश्न के 2 हिस्से हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये जो महावेली गंगा है ये किस देश की सबसे लंबी नदी है, और यूक्रेन का जो कीव शहर है ये किस नदी के किनारे है। दोनों ही जो है नदियों से जुड़ा हुआ है, बताइए। इसमें होगा श्रीलंका। देखिए पहला जो फिलिंग दी ब्लैंक यहाँ बना हुआ है ना, इसमें भर लीजिएगा श्रीलंका, और ये नीपर नदी है जो कि यूक्रेन का जो कीव शहर है इसके किनारे स्थित है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने सी को चुना है, यानी श्रीलंका और नीपर रिवर। इसके बाद 18 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पॉलिटी आ गई। इसमें कहा गया है कि बाय विच अमेंडमेंट एक्ट हैड अ न्यू बॉडी ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। मतलब यहाँ पर कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो अपॉइंटमेंट होती थी, नियुक्ति होती थी, उसके लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पे, पहले कॉलेजियम सिस्टम था, उसके स्थान पर एक नए निकाय यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसकी स्थापना की गई थी। ये कौन सा अमेंडमेंट है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर नंबर अगर आपको पता होगा तो डेट जो है उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए 97 है, 99 है, 100 है या 102 है, इसमें से कौन सा होगा। तो ये 99 नंबर का संशोधन था, यानी अमेंडमेंट था, और इसी के द्वारा ये जो चयन प्रणाली है इसमें परिवर्तन किया गया, और इसकी जो तारीख है वो सन 2014 है। आगे चलते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन तथा भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उसके संबंध में सही विकल्प का आपको चयन करना है, यानी दोनों से संबंधित अनुच्छेद आपको चुनने हैं। आर्टिकल्स इसमें कौन से किससे संबंधित होंगे या रिलेट करेंगे ये आपको बताना है। तो उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं कहा है, बल्कि उच्चतम न्यायालय यानी जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके बारे में कहा है। माफ कीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं उनके बारे में कहा है। जो उच्चतम न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय इसको कहा जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट होता है, और उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट होता है। तो यहाँ पर दोनों से संबंधित जो आर्टिकल है वो आपको बताने हैं। अनुच्छेद 128 है, मतलब 128वां है, और अनुच्छेद 151वां है। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कौन सा जो पेयर है वो सही होगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब ये है कि अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 148 ये वाला जो इसमें विकल्प दिया है ये सही है, अर्थात उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित जो आर्टिकल है वो 124 है, और महालेखा परीक्षक वाला जो आर्टिकल है वो 148 है। आगे चलते हैं, यहाँ आर्टिकल आपको रटने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। 20वें नंबर का देखिए, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में, मतलब कौन सी अनुसूची है जिसमें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए हुए हैं। ऐसी कौन सी अनुसूची है ये आपको बताना है। तो इसमें दिया हुआ है 6वीं, 7वीं, 4थी और 3री, इसमें से कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा 6वीं अनुसूची। इसका जो पहला वाला है वही सही है। 6वीं अनुसूची में ये प्रावधान दिया गया है।
इसके बाद 21वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि मणिपुर उच्च न्यायालय और सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। मतलब दोनों जो यहाँ पर हाई कोर्ट है उनकी इस्टेब्लिशमेंट की डेट आपको बतानी है। 2000 1975, 2011 1971, वैसे ही 2013 1975 और 2009 1971। इसमें से कौन सा होगा बताइए। तो इसका हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये है कि 2013 और 1975। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। अब यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश से संबंधित डांस है यानी नृत्य है उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो कटघोड़वा नृत्य है और नटवरी नृत्य है। तो कटघोड़वा नृत्य का जो क्षेत्र दिया है वो है अवध और नटवरी का दिया है पूर्वांचल क्षेत्र। तो बताइए कि इसमें से सही कौन सा है, देख लीजिए। तो इसका केवल बी वाला सही है। मतलब बी का मतलब ये है कि केवल दूसरा वाला सही है। नटवरी का जो क्षेत्र है वो पूर्वांचल है, लेकिन कटघोड़वा का क्षेत्र अवध नहीं है। कटघोड़वा भी पूर्वांचल का ही है, ये अवध क्षेत्र का नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, बी वाला होगा। 23 को देखिए। उत्तर प्रदेश में किन जिलों में कालिंजर मेला और नकटैया मेला का आयोजन किया जाता है। नकटैया का मतलब क्या, जो सुपर्णखा थी रावण की बहन, वो जाती हैं भगवान राम और लक्ष्मण जी और सीता जी ठहरे रहते हैं जंगल में वहाँ पर, और उसके बाद वहाँ व्यवहार इनका अच्छा नहीं दिखाई देता है, परेशान करती हैं, तो लक्ष्मण जी इनकी नाक काट देते हैं और ये अपनी नक्कटी जो सूरत है उसको लेकर अपने भाई के पास जाती हैं। तो इस प्रकार से ये नकटैया वाला मेला। और बताना आपको ये है कि इसमें लोकेशन कौन सी है। बिजनौर और वृंदावन, महोबा और लखीमपुर खीरी, मथुरा और बलरामपुर और बादा और वाराणसी। देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला होगा, बादा और वाराणसी। ये जो कालिंजर मेला है ये कहाँ पर लगता है, इसकी जो लोकेशन है वो बांदा है, और नकटैया वाला जो मेला है तो वाराणसी में लगता ही है। आगे चलते हैं। इसके बाद 24 को देख लीजिए। इसके अलावा वाराणसी में नाटी इमली का जो भरत मिलाप है वो भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छे तरीके से करवाया जाता है और अंत में नाव पर ले जाकर वहाँ भगवान राम और भरत का मिलाप करवाया जाता है। तुलसी की माला वो लोग पहने रहते हैं, आपने देखा होगा। तो ये चीज़ें हैं। फिलहाल इसका डी वाला सही था। 24 को देखिए। इसमें उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सुलह कुल महोत्सव, सुलह कुल की नीति अकबर की थी, तो यहाँ पर सुलह कुल महोत्सव और कजरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आगरा, मिर्जापुर, अयोध्या, सोनभद्र। अब यहाँ पर कजरी से अगर आप गेस करेंगे तो आप सही उत्तर तक पहुँच जाएंगे। इसका कौन सा होगा, कजरी का सीधा संबंध मिर्जापुर से। मिर्जापुरी कजरी ये बहुत फेमस होती है। 2 गुट बनाकर कव्वाली नुमा इसमें आयोजन होता है। एक जो गुट होता है वो गाना गाता है और दूसरे जो है वो टेरी भरते हैं, मतलब पीछे से उसको दोहराते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ सवाल जवाब होता है और उसमें कजरी दंगल का आयोजन किया जाता है, यानी कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होता है। और उसके बाद लोग जलेबी खाते हैं, मतलब कजरी महोत्सव में गाते हैं और जलेबियाँ खाते हैं, उसको जलेबा कहा जाता है। तो ये सब मिर्जापुर क्षेत्र की बात है। यूपी के बारे में जानकारी रखिए, उसके चप्पे चप्पे की जानकारी रखिए, क्योंकि ये परीक्षाएं जो है ये प्रादेशिक है। इनमें हो सकता है कि कुछ समय तक प्रश्न न पूछे जाएं, जैसे कि आजकल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कर रहा है, लेकिन ऐसा बहुत समय तक नहीं चलेगा। जो क्षेत्रीय चीज़ें हैं वो तो शामिल होंगी ही। तो फिलहाल यहाँ पर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा मिर्जापुर वाला और आगरा। मतलब सुलह कुल महोत्सव कहाँ का है, ये आगरा का है, और कजरी तो मिर्जापुर की है। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा कजरी का आयोजन और भी क्षेत्रों में होता है, लेकिन इसका जन्म स्थान मिर्जापुर है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 25 को देख लीजिए। देपोर बिल आर्द्रभूमि क्षेत्र, ये जो वेटलैंड है, और इसके अलावा सष्ठम कोटा, यहाँ पे गलत तरीके से लिखा हुआ है, सष्ठम कोटा होगा। ये जो वेटलैंड है दोनों कहाँ पर स्थित है, और ये दोनों रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने इन्वायरमेंट की ओर रुख कर लिया है। तो बताइए इसमें से कौन सा पेयर सही होगा। आप जानते हैं कि देपोर बिल असम में है, तो आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा। यहाँ जो सष्ठम कोटा है वो केरल में है, और देपोर बिल जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है ये आपका असम में है। बील का मतलब वही बिल मतलब क्या, जैसे चूहे का बिल होता है, और इसके अंदर पानी की रुकावट होने से यहाँ पर बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र डेवलप होता है और ये काफ़ी समृद्ध होता है। तो इसे रामसर साइट के अंदर या रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके बाद 26 को देखिए। यहाँ पर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के बारे में पूछा गया। नामदफा में जो उड़न गिलहरी है वो काफ़ी फेमस है। ये उड़ती तो नहीं है, लेकिन छलांग ऐसी लगाती है कि लगता है कि उड़ रही है, और ये अपने पूंछ को पैराशूट की तरह यूज़ करती है और उसी के सहारे सुरक्षित लैंड करती है। जैसे हवाई जहाज़ से आप छलांग लगाइए और पैराशूट खोल लीजिए, कुछ समय बाद तुरंत नहीं खोला जाता है। जब एक निश्चित ऊंचाई तक आप पहुंच जाते हैं, मतलब ज़मीन से आसमान के बीच में एक फिक्स ऊंचाई होती है। मेरे पास कूदने का कोई अनुभव नहीं है, जो मैंने जाना है वही आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर बीच में पैराशूट जो है उसको खोला जाता है, और बहुत बार दुर्घटनाएं होती हैं, पैराशूट खुलते नहीं है, आपने फिल्मों में देखा होगा।
लेकिन उसी के सहारे सुरक्षित उतर जाते हैं, धीरे धीरे उतरते हैं, आपकी जो गिरने की गति है वो घट जाती है। अब आगे देखिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये गिलहरी जो है ये अपनी पूंछ को, झबरी पूंछ होती है, वैसे गिलहरियों की पूंछ आपने देखी होगी, लेकिन इसकी पूंछ और ज़्यादा खास होती है, तो ये इसका इस्तेमाल पैराशूट की तरह से करती है। फिलहाल 1984 और सिक्किम दिया है। यहाँ पर दो प्रश्न हैं, पहले वाले में नामदफा की स्थापना कब की गई थी ये पूछा है, और दूसरे वाले में ये कहा गया है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, तो कब और कहाँ, इन दोनों का जवाब आपको देना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर 1984 और सिक्किम दिया है, 1981 और मेघालय दिया है, 1987 और त्रिपुरा दिया है, इसके अलावा 1983 और मिजोरम दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा होगा, देख लीजिए 26, और 26 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1984 और मिजोरम। यानी नामदफा की स्थापना कब होती है, 1984 में होती है, और यहाँ जो मुरलेन है इसकी लोकेशन यहाँ पर मिजोरम है। देखिए यहाँ 1983 दिया है, तो 1983 और 1984 के बीच में ये मान्यता प्राप्त करता है, इसलिए कहीं कहीं आपको 83 दिखाई देगा और कहीं कहीं 84 दिखाई देगा। तो जो विकल्प में मौजूद रहेगा, निकटतम होगा, उसको आप चुनिएगा। फिलहाल 1983 और मिजोरम। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें उत्पादन के बारे में पूछा गया है कि भारत में कौन से राज्य सुपारी और बाजरा इनके उत्पादन में पहले स्थान पर है। राज्यों का जोड़ा यहाँ दिख रहा है आपको, कर्नाटक है और राजस्थान है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा है, इसके बाद केरल और गुजरात है, और लास्ट में पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश है। इसमें से कौन सा होगा, पहले वाले पेयर में आपको सुपारी देखनी है और दूसरे वाले में बाजरा देखना है, देखकर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 27 आप देख रहे हैं, कर्नाटक और राजस्थान इसका हो जाएगा। कर्नाटक जो है वो सुपारी के उत्पादन में क्या है, नंबर 1 है भारत के क्षेत्र में, और राजस्थान जो है ये बाजरा उत्पादन के मामले में आगे, ये तो जगजाहिर बात है, पहले से ही है और अभी भी है। इसके बाद आगे चलते हैं 28 को देखिए, कौन से देश सूरजमुखी और जौ के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पे है। जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं उनके उत्पादन में, और जो जौ होती है यानी बरली के बारे में कहा जा रहा है, एक जौ होता है और दूसरा ज्वार होता है, तो ज्वार की बात यहाँ नहीं हो रही है। ये जौ के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर है। यहाँ कनाडा, चीन दिया है, फ्रांस और अर्जेंटीना दिया है, इसके अलावा ब्राजील और फ्रांस दिया है, यूक्रेन और रूस दिया है। इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही होगा, बताइए। तो 28 का जो सही आंसर है वो यूक्रेन और रूस हो जाएगा। इसमें देखिए सनफ्लावर का जो प्रोडक्शन है ये यूक्रेन में अच्छा खासा होता है, और जौ के उत्पादन में रूस इस समय आगे है। आगे चलते हैं 29 को देखिए, यहाँ पर प्रियंवदा मोहंती और शोभना नारायण ये दो अलग अलग महिलाओं के नाम दिए हैं, और कहा गया है कि इनका संबंध किससे है। ये नृत्यांगनाएं हैं, ये तो आप जान ही गए, और इसमें से कौन कौन सी शैली की ये नृत्यांगनाएं हैं ये आपको बताना है। मणिपुरी और कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम, इसके अलावा ओडिशी और कथक, कथकली और मणिपुरी, जो नृत्य हैं अपने देश के, जो प्रसिद्ध नृत्य हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर मोहिनीअट्टम जो नृत्य है, इसमें भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का पूरा ब्यौरा दिया जाता है कि भगवान विष्णु ने किस प्रकार से देवताओं तक अमृत पहुँचाने के लिए और राक्षसों से उसको बचाने के लिए मोहिनी अवतार धारण किया था। और मोहिनी जो है वो अपनी मोहिनी माया में सबको बांध कर, मतलब राक्षसों को मोहित करके उन्हें बेवकूफ़ बना देती है और देवताओं को अमृत दे देती है। लेकिन उसमें जो राहु केतु वाला हिस्सा है, मतलब वो पहले एक ही रहता है, एक राक्षस का नाम राहु रहता है, और वो बैठ जाता है देवताओं की पंगत में, अपना वेश बदल देता है, और उसके बाद वो अमृत का पान करने लगता है। मोहिनी उसको भ्रम में पिला देती है, और उसके गले तक अमृत पहुंचता है, तब तक बगल में सूर्य और चंद्र बैठे रहते हैं। वो शिकायत कर देते हैं कि ये राक्षस है, इसको मत पिलाइए। तो वो निगलने वाला रहता है, मुंह में अमृत भरा रहता है और निगलने वाला रहता है। ठीक उसी समय भगवान विष्णु चक्र उठाते हैं और वहीं से उसका सर कलम कर देते हैं। तो उसका धड़ और जो सिर है वो दोनों अलग अलग होकर चलने फिरने लगते हैं, दोनों चलायमान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ अंश जो था वो नीचे चला गया रहता है और कुछ अंश जो है वो मुंह में रहता है। तो दोनों ही हिस्से अमर हो जाते हैं, अमृत का प्रभाव रहता है। इसीलिए जो सिर कटा हुआ है वो राहु है और जो नीचे का धड़ है वो केतु है। इस प्रकार से कहानी है। फिलहाल ये मोहिनीअट्टम उसी कहानी का ब्यौरा देता है। इसमें भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार और राहु केतु का जो निर्माण है वो दिखाया जाता है। तो इसे यहाँ पर कहा गया है। अब आपको बताना यह है कि प्रियंवदा मोहंती और शोभना नारायण ये किससे संबंधित है, बताइए। तो इनका संबंध ओडिशी और कथक से है, यानी जो प्रियंवदा मोहंती हैं इनकी शैली है ओडिशी और शोभना नारायण का संबंध है कथक से। आगे चलते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं और कहा गया है कि इसमें से सही बताइए। तो पहले वाले में कहा गया कि वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों के लिए NS वर्मा कमेटी का गठन किया गया है, मतलब किया गया था, ये बीती हुई बात है। इसके बाद जो दूसरा वाला है इसमें कहा गया कि आयकर छूटों की समीक्षा के लिए YV रेड्डी जो समिति है उसका गठन किया जाता है।
तो दोनों स्टेटमेंट आप देख लीजिए और बताइए कि इसमें से सही कौन सा है, कौन सी कमेटी किससे संबंध रखती है, ये आपको पता होना चाहिए। और बात इकोनॉमी की हो रही हो तो वहाँ ढेरों कमेटियों की जो लिस्ट है वो आपको मिलती है, और किसका संबंध किससे है इसको आप ट्रिक के माध्यम से या किसी और तरीके से रटेंगे, क्योंकि रटने के अलावा यहाँ कोई रास्ता नहीं है। कुछ चीज़ें फैक्ट के रूप में होती हैं, वहाँ समझा नहीं जा सकता, उसे आप किसी भी तरह से घोल कर पी जाइए, यही भलाई वाला काम है। तो देखिए यहाँ दोनों स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, इसका जो करेक्ट है वो सिर्फ दूसरा वाला है, यानी जो आयकर छूटों की समीक्षा का संबंध है वो YV रेड्डी कमेटी से है, लेकिन ये जो पहला वाला है ये गलत है। कैसे गलत है? देखिए, वाणिज्यिक बैंकों की जो पुनर्संरचना है उसके लिए NS वर्मा कमेटी का गठन किया जाता है, और यहाँ पर क्या है कि वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों के लिए इस NS वर्मा कमेटी का गठन किया गया था। तो चलते हैं आगे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? बी वाला होगा, यानी सिर्फ दूसरा। नेक्स्ट 31 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। एन निकोलसन या एन निकोलस आयोग, इसकी सिफारिशों के हिसाब से किस वर्ष व्यय कर को लागू किया गया था? ये जो इंटरेस्ट यहाँ पे टैक्स है इसको कब इम्पोज किया गया था ये बताना है। और उसके बाद प्रश्न के दूसरे हिस्से में कहा गया है कि जो चिलैया कमेटी थी, अच्छा नाम है, तो चिलैया कमेटी थी, इसकी सिफारिशों से किस वर्ष ब्याज कर को लागू किया गया था? माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो व्यय कर है उसको कहा जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं एक्सपेंडिचर टैक्स, और जो दूसरा वाला है चिलैया कमेटी वाला उसको कहा जाएगा इंटरेस्ट टैक्स, क्योंकि यहाँ पर ब्याज कर के बारे में कहा गया। तो दोनों कमेटियों को आप देख रहे हैं, मतलब निकोलस आयोग जो है इसका संबंध किससे है? व्यय कर से है, और चिलैया कमेटी का संबंध ब्याज कर से है, लेकिन लागू कब किया गया था ये आपको बताना है। यहाँ पर 1953 और 1962 दिया हुआ है, इसी प्रकार से डेट दी हुई है 1997, 1972, 1957, 1974 और ये 2004 और 2005 यानी 2004 और 2005 की डेट दी हुई है। तो इसमें से कौन सा होगा? 31 को आप देख लीजिए, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी वाला, यानी 1957 और 1974। ये आज से काफ़ी पहले का प्रावधान है, तो इसका जो सी वाला है वो करेक्ट है, 1957 और 1974। आगे देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को शुरू किया गया था। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा 5 ईयर प्लान था, मतलब कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना थी। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, आप जानते हैं 12वीं के बाद योजना आयोग का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और नीति आयोग वहाँ से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो पंचवर्षीय योजना का नंबर है वो आपको बताना है। उसके साथ साथ ये बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी जो UTI है उसकी स्थापना की जाती है। ये दोनों ही पूछा गया है, नंबर पूछा है, बताइए। तो देखिए जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, यहाँ आप देख रहे हैं कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन स्टार्ट होता है और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना होती है तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उससे। तो आप समझ सकते हैं कि ये ट्रस्ट जो है ये कितना पुराना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 33। यहाँ पर कहा गया कि स्पोर्ट्स साइकिल, अब यहाँ भी सही विकल्प का आपको चयन करना है। दोनों स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, जो सही हो उसका चुनाव करना है। तो स्पोर्ट्स साइकिल के निर्माण में नायलॉन का प्रयोग किया जाता है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरे वाले में कहा गया है कि पॉलिएस्टर, इसको कृत्रिम रेशम कहा जाता है, ये आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है। ऐसे करके दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आप बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। 33 को आप देख रहे हैं, इसमें से कोई भी सही नहीं है, दोनों के दोनों जो है वो गलत है, इन्फॉर्मेशन गलत दी हुई है और इसीलिए हम इसमें डी को चुनेंगे। इसका जो सही जवाब है वो ये होना चाहिए कि स्पोर्ट्स साइकिल्स जो होती हैं उनके निर्माण में कार्बन रेशे का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कार्बन के जो फाइबर्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और क्योंकि ये टिकाऊ और लचीले होते हैं, इसके अलावा हल्के भी होते हैं, वजन कम होना चाहिए। स्पोर्ट्स साइकिल्स जो होती है उसमें रेसिंग होती है और रेसिंग के लिए भारी भरकम, मतलब कई टन की साइकिल रहेगी तो उसको चलाया कैसे जाएगा, चलाने में दिक्कत होगी। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार का जो उपकरण है या मटेरियल है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रेयान जो है, यहाँ पॉलिएस्टर कहा गया है तो इसकी जगह क्या होगा, रेयान होगा, जिसको कि आर्टिफिशियल या सिल्क के तौर पर देखा जाता है। तो इसका डी वाला करेक्ट है। आगे देखते हैं 34 को देखिए, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो स्पेसिफिक हीट है वो अधिक होती है। ये साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन लगातार आप देख रहे हैं। रेडियो और टेलीविजन में किन तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, दो अलग अलग प्रश्न है। पहले वाले में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सबस्टेंस होता है जिसकी कि स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ अधिकतम पूछा गया है। और उसके अलावा रेडियो और टेलीविजन में किन तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, तो नीचे विकल्प दिया हुआ है, मैग्नीशियम है और दृश्य तरंगे हैं। इसके अलावा बालू है और लघु रेडियो तरंगे हैं। एल्कोहल है और दीर्घ रेडियो तरंगे हैं, मतलब रेडियो वेव्स के बारे में कहा जा रहा है। इसके अलावा बर्फ और अवरक्त किरणें हैं। अवरक्त का मतलब क्या, इंफ्रारेड के बारे में कहा जा रहा है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। 34 इसमें हो जाएगा एल्कोहल। देखिए जो एल्कोहल है इसकी स्पेसिफिक हीट काफ़ी ज़्यादा होती है
और जो यहाँ पे लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं यानी दीर्घ रेडियो तरंगे हैं वो इसमें दूसरे वाले विकल्प के तौर पर सही होंगी, अर्थात इसका सी वाला करेक्ट है। आगे चलते हैं 35। यहाँ कहा गया कि मूर्तियों तथा प्रेशर कुकर इनके निर्माण में किन मिश्र धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब दोनों का पदार्थ अलग अलग होगा, ऐसा नहीं कि जिससे मूर्ति बनाते हैं उसी से कुकर बना दिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ दोनों के लिए अलग अलग विकल्प हैं। यहाँ आप देख लीजिए पीतल और क्रोम स्टील, बेल मेटल और ड्यूरालुमिन, इसके अलावा डच मेटल और मैग्नीलियम और गन मेटल और नाइक्रोम। इसमें से कौन सा जो विकल्प है वो एकदम सटीक है। 35 देख लीजिए, तो इसमें हो जाएगा बेल मेटल और ड्यूरालुमिन, ये जो है इसका सही विकल्प होगा ये वाला। मतलब ये है कि मूर्तियों के निर्माण में बेल मेटल का इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा जो कुकर है प्रेशर कुकर अच्छे वाले ड्यूरेबल हॉकिंस का, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरालुमिन का। यहाँ पर प्रेशर झेलने की क्षमता होनी चाहिए, तो उसके लिए जो पदार्थ इस्तेमाल होता है वो जानना आवश्यक है। इसका बी वाला करेक्ट है। इसके बाद 36 को देखिए, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का इस्तेमाल रक्त कैंसर यानी जो ब्लड कैंसर होता है उसके उपचार में किया जाता है। यहाँ नीचे समस्थानिकों के नाम दिए हुए हैं। ये जो समस्थानिक है इसमें कोबाल्ट 60 आपको दिखाई दे रहा है, आर्सेनिक 74 दिखाई दे रहा है, ये सारे तत्व हैं और इन तत्वों के ये समस्थानिक हैं। इसके बाद आयोडीन 131 है और सोडियम 24 है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसका इस्तेमाल ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका करेक्ट हो जाएगा कोबाल्ट 60। ये आपने बहुत रटा भी होगा, बहुत जगह दिखाई देता है। कोबाल्ट 60 जो है ये ब्लड कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होता है, जो कीमोथेरेपी होती है उसमें यूज़ किया जाता है। इसके बाद 37 को देखिए, इसमें कहा गया है, अभी यहाँ करंट अफेयर वाला जो मैटर है वो आ जाता है। हाल ही में किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया एमडी बनाया गया है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस संस्था के द्वारा एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। दो अलग अलग प्रश्न हैं यहाँ पर। एक तरफ तो आपको एक व्यक्ति का नाम बताना है और दूसरी तरफ उस संस्था का नाम बताना है जिसने कि ये कन्वेंशन आयोजित किया है। विकल्प आप देख लीजिए, NS राजेश्वरी है और नीति आयोग है। इसके अलावा AV गिरजा कुमारी है और नाबार्ड है, दिनेश बघेला है और FAO है, ये आप देख रहे हैं, और लास्ट में आरती माथुर और कृषि मंत्रालय है। इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ए वाला, यानी माफ कीजिएगा SN राजेश्वरी और नीति आयोग, ये इनका नाम है, राजेश्वरी जी हैं और उसके अलावा ये नीति आयोग है। तो कहने का मतलब क्या कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो है इसके नए MD के तौर पे NS राजेश्वरी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो संस्था यहाँ पे कन्वेंशन का आयोजन कर रही है वो नीति आयोग है, जो कि योजना आयोग का प्रतिस्थापक है। इसके बाद आगे चलते हैं 38। यहाँ पर कहा गया कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी के लिए, मतलब जो उनका प्रसूति होता है उसके लिए दीदी वाहन योजना की शुरुआत की है, और किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने कारों की खरीद को और सुविधाजनक बनाने के लिए बाई नाउ पे लेटर, मतलब पहले खरीद लीजिए और उसके बाद देते रहिएगा, ऐसे जो चतुर दुकानदार होते हैं वो करते हैं कि अरे ले जाइए सामान, पैसा देते रहिएगा। वो जानते हैं कि पैसा तो लेकर भागेगा नहीं, और जिनसे संभावना रहती है कि लेकर भाग जाएगा उसको वो कतई उधार नहीं देते। तो ये बात है। कुल मिलाकर ये ऑटोमोबाइल कंपनी जो है ये अपनी कार को बेचने के लिए हथकंडा निकाली है और उसका नाम है बाई नाउ पे लेटर, मतलब पहले खरीद लीजिए उसके बाद दीजिए। तो इसके लिए वित्त पोषण योजना शुरू की है। अब बताइए इसमें से विकल्प कौन सा होगा? पहले वाले में आपको राज्य का नाम बताना है जो कि दीदी वाहन योजना की शुरुआत कर रहा था, और दीदी कहाँ पर है ये आपको पता है। उसके अलावा जो बाई नाउ और पे लेटर वाला है ये आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि ये कौन सी कंपनी है, बताइए। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर देखिए, दीदी जो है वो वैसे तो वेस्ट बंगाल में है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश सरकार है और मारुति सुजुकी है। मजा आया? तो ये भ्रम वाली स्थितियाँ यहाँ पैदा हो सकती हैं। दीदी देखकर बहुत से लोग पश्चिम बंगाल की ओर मुड़ जाएंगे और वहाँ पर प्रश्न गलत हो जाएगा। ये MP की योजना है, और उसके अलावा ये मारुति सुजुकी का प्लान है जिसमें कि वो कहता है कि पहले कार ले जाइए, घर पर चलाइए और उसके बाद पैसा दीजिएगा, इस प्रकार से। तो इसका सी वाला करेक्ट है। ठीक, यहाँ पर सी वाले विकल्प को हमने चुना। इसके बाद 39 की ओर चलते हैं। देखिए 39 वाले में कहा गया है कि सैयद अकबरुद्दीन, इनको ये व्यक्ति हैं, इन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। मतलब ये नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भारत के वहाँ नियुक्त हुए हैं। इसके बाद जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है इसमें 3 स्टेटमेंट है, यानी काम बढ़ गया है। तो जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है इसमें कहा गया कि J अरुण कुमार, इनको USA की जो राष्ट्रीय टीम है उनका मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि इंद्रमणि पांडे, ये जो है इन्हें जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का अगला
एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यानी राजदूत बनाया गया है। और ये राजदूत के साथ साथ वहाँ पे स्थायी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी काम करेंगे। तो ये 3 अलग अलग यहाँ नियुक्तियों से जुड़े हुए प्रश्न हैं। आपको बताना ये है कि सही कौन सा है, तीनों सही है या कोई 1 या 2 सही है या कोई सही नहीं है, देख लीजिए। तो 39 का हो जाएगा सी, यानी केवल दूसरा और तीसरा वाला जो है वो सही है, लेकिन पहला वाला जो इसमें स्टेटमेंट दिया है वो गलत है। ये दोनों सही हैं और इसलिए इसमें सी वाले विकल्प को हम चुनते हैं, यानी तीसरा और दूसरा। पहला गलत क्यों है, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ जो व्यक्ति का नाम दिया है वो गलत दिया है, सैयद अकबरुद्दीन नहीं है बल्कि टीएस तिरुमूर्ति है, जो कि एक स्थायी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे संयुक्त राष्ट्र का जो ये कार्यालय है यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, मतलब ये नेक्स्ट होंगे भारत की ओर से। तो यहाँ नाम किसका होगा, टीएस तिरुमूर्ति का होगा, और यहाँ पहले वाले स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है कि सैयद अकबरुद्दीन। आगे चलते हैं, तो इसका सी वाला करेक्ट था। इसके बाद 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि बीबीसी ने किस भारतीय धावक को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। और उसके साथ साथ ये कहा गया है कि हाल ही में किसे बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इस अवार्ड से सम्मानित किया है। 2 अलग अलग अवार्ड जो कि बीबीसी के द्वारा दिए गए हैं, उनका यहाँ पे जिक्र किया गया है और पूछा गया है कि ये किन किन शख्सियतों को दिए गए, मतलब कौन से ऐसे व्यक्ति या यहाँ पे महिलाएं हैं जो कि इसे प्राप्त करती हैं। तो नीचे नाम दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, यहाँ पर MR पूवम्मा है और अश्वनी पोन्नमा है, इसके अलावा दुती चंद है और साक्षी मलिक है, हिमा दास है और साइना नेहवाल है, PT उषा है और PV सिंधु है। इसमें से कौन सा होगा। PV सिंधु अभी संन्यास वाली चर्चा के चलते बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी, तो यहाँ पर हो जाएगा PT उषा और PV सिंधु, यानी इसका डी वाला सही है। इसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये भारतीय धावक के तौर पे ये जो PT उषा है इनको दिया गया है, मतलब ये BBC के द्वारा दिया गया है, और BBC के द्वारा ही जो इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये PV सिंधु को दिया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। 50 प्रश्न जो है वो GS के रहेंगे, उसमें कुछ रीजनिंग वाला भी हिस्सा इसमें इन्वॉल्व होगा। उसके बाद 50 प्रश्न हम हिंदी भाषा के देखेंगे। तो यहाँ 41 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी करंट अफेयर का ही है। इसमें कहा गया है कि द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ रिसेंटली लॉन्च द साथी एप्लीकेशन। ये जो साथी ऐप है या एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और उसके बाद कहा गया कि इस अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान ने किस फिल्म को लॉन्च किया है, कौन सी ऐसी मूवी है, बताइए। इसमें से जो विकल्प है पथिक है, पथश्री है, कोविड रक्षक है और रक्षक है, कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा पथिक। इसमें से जो मूवी है वो कौन सी है, ये असल में यहाँ पर एक शिक्षाप्रद फिल्म के तौर पे देखी जा रही है, तो ये पथिक है, इसका नाम पथिक है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर ये सौजन्य जो है ये पर्यटन मंत्रालय का है। इसके बाद 42 की ओर चलते हैं। यहाँ पर कहा गया कि पुस्तक किचन्स, ये जो किताब है इसका नाम है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, और वर्ष 2021 में ये प्रकाशित होगी, अभी पब्लिश नहीं हुई है। इसका प्रस्तावित है कि 2021 में आएगी। और इस पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ जो राइटर है उनका नाम एडवांस में आपको जानना है। तो संजीव कपूर है, भारतीय कोई है, ये तो आप स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं, संजीव कपूर है। इसके अलावा विकास अग्निहोत्री है, सत्यनारायण झा है और विकास खन्ना है। ये सब क्या है, ये सब शेफ जो है उनके नाम दिए हुए हैं। तो इसमें से कौन सा होगा 42, ये हो जाएगा डी वाला, यानी विकास खन्ना। यहाँ पर विकास खन्ना का जो नाम है वो जुड़ा हुआ है, संजीव कपूर मत लगाकर आ जाइएगा, ये विकास खन्ना है। इसके बाद आगे चलते हैं 43। यहाँ पर कहा गया कि हाल ही में सिस्का ग्रुप, सिस्का LED आपने प्रचार बहुत देखा होगा, तो सिस्का ग्रुप का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे घोषित किया गया है। और हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ, यानी प्लास्टिक का जो कचरा है या जो भी कुछ है उसे ले आओ और उसके बदले में मास्क ले जाओ, जो कि इस समय जरूरी है सुरक्षा के लिए। तो इस योजना का शुभारंभ किया है, अच्छी योजना है। तो कौन सा राज्य है ये आपको पता होना चाहिए, बताइए इसमें से कौन सा होगा। रोहित शर्मा और असम, अक्षय कुमार और हिमाचल प्रदेश, राजकुमार राव और उत्तराखंड, विराट कोहली और मध्य प्रदेश, इसमें से कौन सा होगा। तो ये है राजकुमार राव और उत्तराखंड, यानी राजकुमार राव को यहाँ पर जो सिस्का ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर है उसके तौर पे घोषित किया गया है। और ये प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ जो पहल है ये उत्तराखंड की, अच्छा है, हिमालय जो है वो प्रदूषण से बचा रहेगा। और राजकुमार राव को आपने जो ठुकरा के मेरा प्यार वाले गाने में देखा ही है, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अब आगे चलते हैं 44 को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि हाल ही में AK दीक्षित और उसके बाद एक खाली स्थान है, कहा गया कि इन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। इसका पूरा जो हिस्सा है वो इधर अंग्रेजी वाले पार्ट में दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। इन विच बैंक AK दीक्षित हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू एडमिनिस्ट्रेटर, ये कौन सा बैंक है ये आपको बताना है। और यहाँ हिंदी भाषा में जो प्रश्न दिया है ये अधूरा है। तो एक नेक सलाह ये है कि आजकल हिंदी की दुर्दशा बहुत ज़्यादा हो रही है, खासतौर पे इस प्रकार की परीक्षाओं में।
तो दोनों भाषाओं में आपको प्रश्न वहाँ दिए गए रहते हैं, आयोग की या इस प्रकार की जितनी भी परीक्षाएं हैं। तो एक बार जो अंग्रेजी वाला प्रश्न है उसको भी देख लीजिएगा। अगर हिंदी वाले में कहीं डाउट हो रहा है तो इंग्लिश वाले जो वर्जन है उसको भी देख लीजिएगा। इससे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और आप गलती करने से बच जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि इंग्लिश में सही छपा होता है और हिंदी में वही चीज़ जो है वो गलत होती है। जैसे अभी यूपीएससी में ही इस साल एक प्रश्न में विवाद हो गया था, आंदोलन का नाम अलग अलग दे दिया था। तो वैसे ही यहाँ भी आपको ध्यान देना है। इंग्लिश वाले वर्जन को एक बार जरा सा नज़र डाल लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ते रहिए, इसमें समय जाया होगा। लेकिन जहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है, डाउट होता है, वहाँ आप ऐसा कर सकते हैं। इंग्लिश वाले को तब माना जाता है, मतलब कन्फ्यूज़न की स्थिति में दोनों भाषाओं में से इंग्लिश को वरीयता दी जाती है। ये अच्छा तो नहीं है लेकिन ऐसा होता है। चलिए, तो यहाँ पर कहा गया कि इन विच बैंक ए के दीक्षित हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटर। कौन सा वो बैंक है ये आपको बताना है। तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। इसके बाद यहाँ पर नीचे दूसरे बैंक का नाम आप देख रहे हैं, अहमदाबाद। तो इसमें नाम आप देख लीजिए। इसके बाद न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है और आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। कौन सा इसमें से विकल्प सही होगा देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये 44 को आप देख रहे हैं, ये पहला वाला है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। ये इसका करेक्ट आंसर है। मतलब यहाँ पूछा गया था ना कि ए के दीक्षित जो है इन्हें रिसेंटली कहाँ अपॉइंट किया गया है, तो ये पहला वाला ए वाला ऑप्शन इसका सही है, यानी पंजाब और महाराष्ट्र जो कोऑपरेटिव बैंक है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद 45 को देखिएगा। 45 वाले में कहा गया कि सही विकल्प का चयन कीजिए और दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। दोनों स्टेटमेंट यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया कि हाल ही में राजीव महर्षि इनको नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी जो न्यू कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है उसके तौर पे अपॉइंट किया गया है। और उसके बाद जो सेकंड वाला है इसमें कहा गया कि शशिधर जगदीशन ये जो व्यक्ति हैं इन्हें एचडीएफसी बैंक का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसके तौर पे इन्हें अपॉइंट किया गया है। दो स्टेटमेंट है, इसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। देख लीजिए, तो इसका सिर्फ दूसरा सही है। ये जो है ना पहला, इसमें दूसरा वाला सही है और पहला वाला गलत है। तो दूसरा वाला जो दिया हुआ है कि शशिधर जगदीशन, इनका करेक्ट है। एचडीएफसी के ये नए यहाँ पर कार्यकारी अधिकारी के तौर पे अपॉइंट हुए हैं। लेकिन जो यहाँ महालेखक परीक्षक वाली बात कही गई है इसमें राजीव महर्षि का नाम नहीं आएगा। आप जानते हैं ये कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, तो यहाँ पर राजीव महर्षि की जगह पे गिरीश चंद्र मुर्मू होगा। आगे चलते हैं, तो इसका करेक्ट कौन सा है, बी वाला है। सही विकल्प की तलाश करनी थी, अगर गलत चुनना होता तो इसमें क्या लिखते, ए वाले को चुनते। इसके बाद 46 को देखिए। 46 में कहा गया है, अब यहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। नॉलेज वर्ड दिया हुआ है और इसे साइन लैंग्वेज में यानी कूट भाषा में अलग ढंग से लिखा गया है। यानी वही चीज़ है, अब यहाँ पर एक तरफ आप नॉलेज को लिख लीजिएगा और उसके नीचे आप ये वाला लिख लीजिएगा और दोनों में मैच करा लीजिएगा। मतलब तरीका क्या होना चाहिए, यहाँ पर जैसे के है तो उसकी जगह पे जहाँ भी आप देखिएगा तो ओ लिखिएगा। जहाँ के आएगा वहाँ क्या लिखना है, ओ लिखना है। जहाँ पर एन आएगा उसकी जगह पे एल लिखना है। जहाँ पर ओ आएगा उसकी जगह पे वी लिखना है। यहाँ पर हर वर्ड का आप आपस में कंपैरिजन कर लीजिएगा कि इस स्थान पे ये रखना है, जिसके सामने जो है उसके स्थान पे वो रख देना है। तो के स्थान पे आपको क्या रखना है, ओ रखना है। वैसे ही एन के स्थान पे एल रखना है और उसके बाद ओ के स्थान पे वी रखना है। इसी क्रम में डब्ल्यू के स्थान पे आपको क्या रखना है, एन रखना है। और ये लंबा चौड़ा शब्द है तो इसमें इसी हिसाब से बैलेंस कर लीजिएगा। अब आपको पॉल्यूशन को इसी तरह से कन्वर्ट करना है, तो जो आपने पीछे कन्वर्जन किया था उसी को इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। मतलब जहाँ के दिखेगा वहाँ पे आप ओ रख दीजिएगा, जहाँ एन दिखेगा जैसे पॉल्यूशन में लास्ट में एन है तो एन की जगह पे आपको क्या लिखना है, एल लिखना है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो ये काम किया जा सकता है। अब यहाँ कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा बताइए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन वाली टेक्नोलॉजी है ये काम नहीं करती है, तो वैसी स्थिति में आपको पूरा अल्फ़ाबेट जो ऑर्डर है यानी ए टू जेड वो लिख कर और उसमें बीच का अंतर देखना पड़ेगा। जैसे के की जगह पे यहाँ ओ लिखा गया है तो ये करीबी यहाँ पे अक्षर है यानी अल्फ़ाबेट है, तो कितना जंप करके यहाँ लिखा गया है। जैसे के की जगह पे ओ है, यन की जगह पे एल है, तो आप जानते हैं कि के एल यम यन ओ ऐसे इसका क्रम होता है। तो बीच में कितना फासला है इसके हिसाब से भी आप इसे अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ जो पहला मेथड मैंने बताया वो काम नहीं करेगा, यहाँ पर दूसरा वाला काम करेगा। उसको आप अप्लाई करेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। यहाँ बीच का गैप देख लीजिएगा, जैसे के और ओ के बीच में कितना फासला है उसी हिसाब से यहाँ आप पॉल्यूशन वाले को भी अरेंज करेंगे तो वो हो जाएगा। तो दोनों टेक्नोलॉजी है, आप जो अपना इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या अपनाना चाहते हैं उसको लगा सकते हैं, जिससे आपको करेक्ट आंसर मिल जाता है वो कारगर है। तो इसका कुल मिलाकर राइट आंसर जो होगा 46 का, इसे आप देख रहे हैं तो इसका हो जाएगा ए वाला। ये ए वाला इसमें सही है और इसमें तरीका वही है कि बस के और ओ के बीच में कितने अल्फ़ाबेट जो है बीच में आते हैं उसके हिसाब से आपको गैप देके चुनना है।
इसके बाद देखिए यहाँ फिर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आ गया दिशा ज्ञान। कहा गया है कि सौम्या पश्चिम की ओर 24 मीटर जाती है। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पहले दिशा बना लीजिएगा, दिशा बना लेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये आपका पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, इसी प्रकार से ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। अब ये पश्चिम की ओर जा रही है 24 मीटर, ठीक है। इधर इनकी जो जाने का फासला है वो 24 मीटर है। और उसके बाद ये दाएं मुड़ जाती है, तो अपना दाहिना बायां आप देख लीजिएगा अपने हाथों के हिसाब से, और दाएं मुड़कर ये 24 मीटर जाती है। फिर अपने से बाएं मुड़ती हैं और 20 मीटर जाती हैं, और उसके बाद अपने बाएं मुड़ती हैं और 24 मीटर जाती हैं। तो आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से उसकी लोकेशन बतानी है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये बीच में सरल रेखा की दूरी आ जाती है, उसके आधार पर आप निकाल लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, तो उसमें समकोण त्रिभुज का जो सिद्धांत होता है यानी पाइथागोरस की प्रमेय का इसमें अप्लाई करके आप जो भुजाएं हैं उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस प्रकार की वहाँ स्थितियाँ क्रिएट हों आप दिशाओं को बनाइएगा, जो इसमें कहा गया है वैसे वैसे चलाइएगा, उसको अपने हिसाब से मत चलाइएगा। तो यहाँ जिस प्रकार की आकृति बनेगी उसके हिसाब से आप उसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर चतुर्भुज बनता है तो उसके हिसाब से कर लीजिएगा। अगर सरल रेखा बनती है तब तो काम आसान है, उसमें कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनमें एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बन जाता है, तो वहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम लगाकर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, उसके आधार पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये इसका काम है। और इसका जो करेक्ट आंसर है 47 का वो हो जाएगा 44 किलोमीटर। ये इसकी आरंभिक बिंदु से दूरी है। इसके बाद आगे चलते हैं। 48 को देख लीजिए। अब यहाँ फिर से वही जो संख्या श्रृंखला है वो दी हुई है, इसे देख सकते हैं आप। 20 है, 24 है, उसके बाद 15 है, 31 है और फिर 6 है। अब आगे की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं। इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये तीनों ही जो हथकंडे हैं ये अपनाए जाते हैं, चारों हथकंडे। और इसमें से जो सटीक बैठ जाए उसके हिसाब से आप काम करते हैं। कुछ जोड़ दिया जाए, कुछ घटा दिया जाए, या किसी खास अंक का गुणा कर दिया जाए, या दोगुना चौगुना करके जोड़ने वाला जो सिद्धांत है वो भी काम करता है। तो ये चीज़ें आप अभ्यास से कर पाएंगे। यहाँ प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, खासतौर पर रीजनिंग के क्वेश्चंस में। कुछ लोग कहते हैं कि रीजनिंग वाले जो प्रश्न होते हैं वो हल तो हो जाते हैं लेकिन बहुत समय लग जाता है और उतना समय होता नहीं है। तो ये समय का जो इसमें ज़्यादा लगने वाली बात है ये अभ्यास से घटेगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये चीज़ें पक्की होती जाएंगी। ये गणित की तरह से होता है और गणित में प्रैक्टिस तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ जो अंक है आगे वाला वो कौन सा होगा, यहाँ अगर आप देखिए तो ये 42 होगा। इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसे आप करके देख लीजिएगा। इसके बाद 49 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा। इसमें कहा गया है कि यदि घड़ी में वास्तविक समय जो है वो 12:21 हो रहा है, यानी जो दीवार घड़ी है वो लगी हुई है और उसमें जो टाइम है वो यहाँ 12 अंक लिखा होता है, आप जानते हैं। नीचे 6 होता है, इधर 9 होता है, उधर 3 होता है, बीच में सुई होती है, 3 सुइयाँ होती है, ये भी आप जानते हैं। एक घंटे की होती है सबसे छोटी और मोटी, और उसके बाद एक लंबी सी दुबली पतली होती है, बहुत पतली नहीं होती है, मध्यम आकार की होती है, वो मिनट वाली होती है। और अंत में एकदम जो मच्छर की तरह भागने वाली सुई होती है सेकंड वाली, वो होती है, वो टिकती ही नहीं है किसी स्थान पे। तो कुल मिलाकर ये लोकेशन घड़ी की होती है। और प्राय अच्छा एक बात और है, इंटरेस्टिंग यहाँ फैक्ट है कि जो घड़ी बनाने वाली कंपनियाँ होती हैं उसमें घड़ी का आप विज्ञापन देखते होंगे, एडवर्टाइज, तो आप देखते होंगे कि वो ऐसे होती है। सुई की जो लोकेशन उसमें दिखाता है वो ऐसी होती है, यानी घंटे वाली सुई जो है वो 10 के आसपास होती है और जो मिनट वाली सुई है वो यहाँ पर होती है, यानी 2 के आसपास होती है। ऐसा होता है। ये क्यों किया जाता है? क्यों घड़ी की सुइयों का जो रुख है उसको कहीं और नहीं रखा जाता? इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे एक व्यवहारिक और फायदे वाला कारण है कि अधिकतर जो घड़ी बनाने वाली कंपनियों का लोगो होता है, यानी नाम होता है, वो यहीं पर होता है, ऊपर, मतलब 12 के ठीक नीचे होता है अक्सर। अब कोई इसमें अपवाद हो तो नहीं कहा जा सकता। तो ये क्या करते हैं, ये सुइयों के माध्यम से उस स्थान को घेर कर आपको आकर्षित करना चाहते हैं कि अच्छा ये अजंता की घड़ी है या ये फलाने कंपनी की घड़ी है, इस प्रकार से। तो यहाँ ये एक हथकंडा है, मतलब ये मार्केटिंग का तरीका है। चलिए अब वापस जो प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। तो यहाँ कहा गया कि घड़ी में जो समय हो रहा है वो 12:21 का हो रहा है, यानी 12:21 का जो समय है वो हो रहा है, इस प्रकार से। ठीक है। अब कहा गया इसके बाद प्रश्न में कि दर्पण का जो प्रतिबिंब इसमें पड़ेगा, मतलब दर्पण में अगर देखा जाएगा, शीशा लगा है घड़ी के सामने, तो शीशे में अगर आप देखिएगा तो इसका जो समय है वो आपको क्या दिखाई देगा, ये उलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, इस तरह से। तो यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, उलटने का मतलब क्या, ये वाली स्थिति उलट जाएगी पीछे की तरफ। तो यहाँ पर हो जाएगा 11:39 वाला समय है वो दिखाई देगा। दर्पण जो है वो उल्टा दिखाता है, हमें लगता है कि वो सीधा है लेकिन असल में वो उल्टा होता है। आप अक्षरों को देख लीजिए, आप लिखिए और देखिए दर्पण में वो उल्टा दिखाई देंगी। तो वैसे ही यहाँ आप गेस कर सकते हैं, ये 11:39 हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं।
यहां तक आपने देखा। 50वां और अंतिम प्रश्न देख लीजिए इस सेगमेंट का। इसमें कहा गया कि कुबेर वंदना से अधिक सुंदर है और वंदना इतनी सुंदर नहीं है जितना कि योगेश है। यहाँ लड़कियों और लड़कों की सुंदरता में कंपैरिजन किया गया है। प्रायः प्रकृति में देखा जाता है कि लड़कियां ज़्यादा सुंदर होती हैं, मतलब जो फीमेल्स होती हैं हर कैटेगरी में अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर मनुष्य में देखा जाए तो जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा सुंदर होती हैं, उनकी तुलना में पुरुष जो है वो कम सुंदर होते हैं, ये देखा जाता है आमतौर पर। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। और उसी भ्रांति को, उसी भ्रम को जो मानसिकता लोगों की है, उसको बदलने के लिए प्रश्न जो है इसमें कंपैरिजन किया है कि सुंदर कोई भी हो सकता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। देखिए, कुबेर जो है वो वंदना से अधिक सुंदर है और वंदना इतनी सुंदर नहीं है जितना योगेश है, और जतिन उतना सुंदर नहीं है जितना कि वंदना और योगेश। सबसे कम सुंदर कौन है, यहाँ पर सबसे कम खूबसूरत कौन है? हालांकि सुंदरता चेहरे की मायने नहीं रखती है, लेकिन रीजनिंग में मायने रखती है। यहाँ आपको इसी को ध्यान में रख के प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ कहा गया कि कुबेर जो है वो वंदना से ज़्यादा सुंदर है और वंदना इतनी सुंदर नहीं है जितना कि योगेश है, यानी योगेश जो है वो वंदना से ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ कुबेर और योगेश दोनों ही वंदना से ज़्यादा सुंदर है। जतिन उतना सुंदर नहीं है जितना कि वंदना और योगेश, यानी वंदना और योगेश से भी कम सुंदर जो है वो जतिन है। यानी बीच में कौन आएगी? वंदना आएगी, और उसके नीचे कौन आएगा? जतिन आएगा। इस प्रकार से क्रम रहेगा। तो सबसे कम सुंदर इसमें कौन है? आप साफ साफ देख रहे हैं इसमें कौन होगा? ये जतिन होगा। सबसे नीचे बेचारा यही आ रहा है, तो इसमें जो डी वाला विकल्प है वो सही होता है। एक क्रम से आप बना लेंगे और लिख लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक हमने रीजनिंग और जीएस वाले प्रश्नों को हल किया है। अब इसके बाद हिंदी की ओर रुख करते हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी क्या कहती है। यहाँ पर पहले विलोम दिखाई दे रहा है, विलोम से ही हमारा सामना पहले होता है। तो इसमें विलोम शब्दों का जो सही युग्म है वो आपको खोजना है। ईप्सित है और अभीप्सित है, ये पहला युग्म है, जोड़ा है। इसके बाद अमित है और समित है। इसी प्रकार से श्लील और अश्लील है, ये दो चीज है। अघी और निरग है। इसमें से कौन सा होगा, मतलब कौन सा पेयर जो है वो सही है? कोई एक ही ठीक है। तो इसका जो सी वाला है वो करेक्ट होगा, यानी श्लील और अश्लील, ये वाला। बाकी जितने हैं उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। स्पृश्य, इसका विलोम आपको बताना है। यहां आप देख रहे हैं स्पृश्य, तो अस्पृश्य होगा, यहां अ लगा देंगे, इसका विलोम बन जाएगा। लेकिन वर्तनी के लिहाज से कौन सा शुद्ध है? डी वाला। इसके बाद थर्ड को देखिए, इसमें कहा गया है कि अंतर्मुखी, इसका विलोम बताइए। तो बहिर्मुखी होता है, अंतर्मुखी क्या? जो अपने मन की बात अपने मन में ही रखे, ज्यादा बोलता बोलता ना हो, सोच सब लेता हो लेकिन अपने जो विचार है उनको अपने तक सीमित रखता हो, तो उसका हो जाएगा बहिर्मुखी। जो वाचाल हो, अपनी बातों को खुलकर मुखर होकर रखता हो। इसके बाद आगे देखते हैं सामान्य। सामान्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? यहां पर दिया हुआ है सुजन है, वैकल्पिक है, इसके अलावा साधारण है और उसके साथ साथ विशिष्ट है। कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा डी वाला, अर्थात विशिष्ट। इसमें से जो विशिष्ट वाला विकल्प है वो करेक्ट होगा। इसके बाद सौम्य शब्द का आपको विलोम बताना है। तो सौम्य का क्या हो जाएगा? उग्र हो जाएगा, यहाँ आप जानते हैं। तो पांचवें का हो जाएगा यहाँ पर बी। उग्र आपको जहां दिख रहा है वहां आप लगा देंगे। श्री गणेश, तो श्री गणेश का हो जाएगा इतिश्री। श्री गणेश हम लोग किस चीज को कहते हैं? जहां से शुरू करते हैं, कहते हैं कि श्री गणेश इस काम का हुआ है, तो जो अंत होता है उसको इतिश्री कहा जाता है। यहां आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से 6वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा, इसका बी करेक्ट था। इसके बाद वापस ऊपर चलते हैं, यहाँ ऊपर नीचे वाला क्रम है। तो 7वें नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ कहा गया है कि विग्रह का विलोम क्या होगा। नीचे दिया है संधि, निष्णात, आग्रह और विलोपन। तो विग्रह का जो विलोम है वो संधि होगा। संधि मतलब होता है जोड़ना और विग्रह मतलब होता है तोड़ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ए वाला, यानी संधि। इसके बाद आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? जो गलत है उसकी तलाश करनी है। नीचे दिख रहा है आपको घात प्रतिघात है, इसके अलावा प्रसारण और संकुचन है, शाश्वत और चिरंतन है और खग का मृग दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी यहाँ पर गलत कौन सा है? डी वाला है। 8वें का डी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो 8वां प्रश्न है इसमें सी वाला सही होगा। यहाँ पर शाश्वत का चिरंतन, ये जो जोड़ा दिया है ये विलोम शब्द के हिसाब से सही नहीं है। बाकी जितने हैं वो सब ठीक है। यहाँ मैं माफी चाहूंगी, इसका जो सी वाला है वो करेक्ट है। ठीक है, इसमें ये वाला नहीं होगा बल्कि सी होगा। शाश्वत का चिरंतन, ये युग्म सही नहीं है। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया है कि अधोलिखित, जो नीचे लिखा हुआ है, विलोम शब्द युग्म ये भी है। इसमें से कौन सा सही नहीं है? यहाँ भी आपको ऊपर क्या देखना था? गलत ही देखना था, अर्थात जो सही ना हो उसकी तलाश करनी थी। और ये 9वें वाले में भी यही काम करना है। तो यहाँ आप देख लीजिए, फिर से प्रसारण और संकुचन दिया है, ओजस्वी और निस्तेज दिया है, इसके बाद भिज्ञ और सभिज्ञ दिया है,
इसके अलावा देहाती और शहरी दिया है। इसमें से कौन सा सही नहीं है देख लीजिए। तो 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सी हो जाएगा। यहाँ पर भिज्ञ का सभिज्ञ नहीं होगा, ये जो जोड़ा है ये गलत है, बाकी जितने हैं वो सब सही है। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। दीर्घायु यानी जिसकी लंबी आयु हो उसका विलोम क्या होगा। यहाँ पर स्पष्ट है, ये तो सरल है। चिरायु है, अल्पायु है, नश्वर है और क्षणिक है। इसमें से कौन सा होगा। 10वें का हो जाएगा बी, यानी अल्पायु जिसकी उम्र बहुत कम हो, यानी कम आयु लेकर वो आया हो। कहते हैं ना अल्पायु अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई, तो यानी कम उम्र में वो चलते बने। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ कहा गया कि अधोलिखित वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द, अब यहाँ तक विलोम का जो साथ था वो छूट जाता है, अब वर्तनी शुद्धि की ओर हम लोग रुक कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं और बताना यह है कि कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध तरीके से लिखा गया है। यहाँ लिखा हुआ है अंतर्धान, इसके बाद लिखा है अनुगृहीत, इसके बाद आध्यात्म और अधीन। कोई एक शब्द जो है वो यहाँ अशुद्ध है, बताइए कौन सा है। तो इसमें जो करेक्ट है वो हो जाएगा आध्यात्म। ये अध्यात्म होता है, आध्यात्म नहीं होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। 12वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 12वें प्रश्न में ये कहा गया है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 वाक्य आपके सामने हैं और लिखा हुआ है कि आज घोड़ा दौड़ भी होगी। आप चाहें तो इसको शुद्ध कर सकते हैं, आज घुड़दौड़ होगी या घुड़दौड़ भी होगी। इसके बाद मेरे लिए गणित कठोर विषय है, कठोर की जगह पर क्या होना चाहिए, कठिन होना चाहिए। बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, यहाँ पर हाथ से चलाने वाला और फेंक कर चलाने वाला दोनों चीज़ें होती हैं, उसी के हिसाब से शस्त्र और अस्त्र होते हैं। तो उसके आधार पर आपको तय करना है। और लास्ट में कहा गया है कि गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। इसमें से सही कौन सा है। इसमें से सही है आपका डी वाला, यहाँ पर जो करेक्ट है वो डी है, यही शुद्ध है। बाकी जितने हैं सब में कुछ न कुछ त्रुटियां हैं, जैसे कि बाण जो है वो क्या है, अस्त्र है, और बंदूक जो है वो शस्त्र है, यानी हाथ में रखकर उसको संचालित किया जाए तो वो क्या होता है, वो शस्त्र होता है। और जो फेंक कर चलाया जाए, बाण का प्रक्षेपण किया जाता है, धनुष पर चढ़ाकर उसको छोड़ा जाता है और वो अपने लक्ष्य में जाकर घुसता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर अस्त्र। इसके बाद आगे चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ जो शुद्ध हो उसका चयन आपको करना है। अनुग्रहित शब्द जो है ये 4 तरीके से लिखा गया है। पहले में लिखा गया है अनुग्रहित, इसके बाद लिखा गया है अनुगृहीत, लास्ट में दो जो इसमें विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, अनुग्रहित है और अनुग्रहित है। तो इसमें से कौन सा सही है आपका, बताइए। 13th इसका हो जाएगा बी, अनुगृहीत होता है। इसमें बाकी जितने हैं वो सब गलत है। 14th नंबर का देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य की आपको तलाश करनी है। तो फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ऐसे दिया हुआ है, ये पहला वाक्य है। दूसरे वाले वाक्य में कहा गया है कि तुम्हारे घर चले जाओ, ये तो कतई शुद्ध नहीं हो सकता। इसके बाद सी वाले में कहा गया है कि अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा। जो डी वाला है उसमें कहा गया कि दुकानदार ने ताला खुला। अब बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध है। 14वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ए वाला, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। इसको हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं कि फल विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, या फल विक्रेता रोज मुझे फल दे जाता है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो संरचना कई ढंग से हो सकती है, हालांकि इसमें ये होना चाहिए था कि फल विक्रेता, लेकिन कोई बात नहीं। इन सब में तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यही शुद्ध है, बाकी जितने हैं सब में कुछ न कुछ खराबी है। इसके बाद आगे चलते हैं। 15th नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, अब यहाँ पर अलग अलग ढंग से लिखा गया है। उच्च श्रृंखल जो शब्द है उसके अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पे उच्च शिखल है, इसके बाद उच्च श्रृंखल है, उच्च श्रृंखल है और उच्च श्रृंखल है। सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दिखने में ये बड़े भिन्न भिन्न है। तो इसमें से कौन सा शुद्ध होगा ये आपको तलाशना है। जरा बताइएगा 15वें नंबर के क्वेश्चन का कौन सा विकल्प चुना जाए। तो इसका हो जाएगा डी वाला, उच्च श्रृंखल ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। 15वें को आपने देखा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16वें नंबर का, इसमें कहा गया है कि वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए, और पुरस्कार को यहाँ अलग अलग ढंग से लिखा गया है। तो आप जानते हैं कि पुरस्कार कैसे लिखा जाता है। अब इससे सरल तो कुछ हो नहीं सकता, इसका बी वाला करेक्ट है। यहाँ पुरस्कार जैसे जो सरल शब्द है वो शायद ही आपको परीक्षा में मिले, क्योंकि इतने जो इजी क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते। इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न को देखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर द्वंद्व जो शब्द है उसको 4 तरीकों से लिखा गया है, तो इसका जो शुद्ध तरीका है वो कौन सा होगा, बताइए। 17वें को आप देख लीजिए। इसका हो जाएगा सी, द्वंद्व होता है, मतलब 2 व्यक्तियों के बीच में युद्ध होता है। द्वंद्व युद्ध या द्वंद्व के और भी मायने होते हैं, लेकिन युद्ध के मामले में इसे ज़्यादा तरीके से देखा जाता है।
ज़्यादा तौर तरीकों से ये युद्ध के लिए ही इस्तेमाल होता है। पहले के समय में जो द्वंद्व युद्ध होते थे उसमें 2 ही योद्धा होते थे, बीच में कोई तीसरा या चौथा हस्तक्षेप नहीं करता था। और द्वंद्व युद्ध ऐसे होते थे कि वहाँ पर तब तक वो चलता था जब तक कि दूसरा वाला जो योद्धा है, मतलब कोई एक उसमें से प्राण न त्याग दे, यानी मर न जाए, और तभी वो द्वंद्व जो है वो बंद होता था। और नहीं तो एक तरीका ये होता था कि अपने प्राण दान के लिए वहाँ पे विनती करें। जैसे 2 योद्धा लड़ रहे हैं, उसमें से एक जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है, तो वो अपनी जान अगर बचाना चाहे तो वो अपनी जान के लिए भीख मांग सकता है, और सामने वाला जो योद्धा है उसकी मर्जी पर डिपेंड करेगा कि वो माफ़ करेगा या नहीं। और अगर वो माफ़ कर देता है तो ये बच जाएगा। लेकिन प्राणदान पाए हुए योद्धा का जीवन बड़ा ही निकृष्ट होता था, लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, बड़ा अपमान होता था, तो उससे अच्छा वो मर जाना समझता था पहले के समय में। तो द्वंद्व का एक ही परिणाम होता था, या तो जीत या मृत्यु। तो यहाँ द्वंद्व का जो सही तरीका है वो ये है। इसके बाद आगे चलते हैं। 18वें नंबर के प्रश्न को देखिए। स्वाभिमानी मनुष्य कभी परामुखापेक्षी यानी दूसरे का मुंह देखने वाला नहीं होता है। लेकिन परामुखापेक्षी का जो तरीका है लिखने का वो क्या हो सकता है? 4 नीचे अलग अलग तरीके दिए हुए हैं, देख लीजिए 18वें नंबर के प्रश्न को। इसका हो जाएगा सी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? परामुखापेक्षी। और सी वाले में क्या लिखा है? परमुखापेक्षी। यहाँ पर परा नहीं होगा बल्कि पर होगा, बाकी सब सही है, तो इसका सी वाला करेक्ट है। इसके बाद वापस ऊपर चलते हैं 18वें के बाद 19वें की खोज में। तो यहाँ कहा गया कि गरीब बच्चों को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया गया। वजीफा नहीं दिया गया बल्कि यहाँ लिखा हुआ है वजीफा दिया गया, छोटी ही की मात्रा है। वजीफा मतलब क्या? स्कॉलरशिप की बात की जा रही है। तो यहाँ तरीका क्या होगा बताइए? ये बड़ी की मात्रा होगी, वजीफा होगा। यहाँ आप देख रहे हैं वजीफा इसका सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नौसेना विद्रोह स्वातंत्र्य संघर्ष का अंतिम चरण था। और यहाँ पर जो स्वातंत्र्य लिखा हुआ है ये शुद्ध तरीके से कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। बताइए इसमें से कौन सा जो मेथड है वो सही होगा। 20वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए और इसका सही उत्तर दीजिए। तो इसका करेक्ट हो जाएगा बी वाला। बी वाले में आप देख रहे हैं स्वातंत्र्य होता है और यहाँ लिखा हुआ है स्वातंत्र्य, तो ये गलत है, इसका सही है बी वाला। इसके बाद आगे चलते हैं। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था ये आप जानते हैं, 1946 वाला। इसके बाद 21 नंबर को देखिए। यहाँ कहा गया है कि अनिश्चित जीविका, इसके लिए सही शब्द है, मतलब ऐसा रोजगार आपने खोजा है जिसमें कोई यहाँ निश्चित बात नहीं है, सभी कुछ अनिश्चय में है। तो ऐसे रोजगार को आप क्या कहेंगे? आंशिक सेवा कहेंगे, अस्थायी सेवा कहेंगे, या अर्ध रोजगार के तौर पे देखेंगे, या आकाश वृत्ति कहेंगे। तो बताइए इसमें से कौन सा एक इसके लिए शब्द इस्तेमाल हो सकता है? 21 इसका हो जाएगा डी, आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति में क्या होता है? कुछ ठिकाना नहीं होता है, मतलब आप कहाँ से भोजन अर्जित करेंगे, कहाँ से आपको अर्थ की प्राप्ति होगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मिल गया तो खा लिए, नहीं तो खाली पेट घूम रहे हैं। इस प्रकार की आकाश वृत्ति पहले के समय में बहुत सारे लोग करते थे, अब तो सब काम धंधे में लगे जाते हैं। तो ये हो गया डी। इसके बाद 22वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर अनत्यज शब्द का इस्तेमाल किया गया है और कहा गया है कि इसके लिए वाक्यांश क्या होगा। यहाँ उल्टा दे दिया है। प्रायः आप क्या करते हैं, वाक्यांश दिया होता है और उसके लिए एक शब्द की तलाश करते हैं, लेकिन यहाँ शब्द दे दिया है और उसके लिए आपको वाक्य खोजना है। नीचे दिया हुआ है अंडे से पैदा होने वाला, यानी पक्षी या डायनासोर, ठीक है। और उसके बाद बी वाला जो है उसमें लिखा हुआ है कि किसी के अंतर से उत्पन्न या अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला अथवा तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो आपने पिछला वाला अगर मॉक टेस्ट पेपर हल किया होगा तो उसमें इसका रिवर्स वाला जो प्रोसेस है वो दिया हुआ था, इसका होगा डी वाला। ये निम्न जाति में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति होते थे, और तथाकथित, यहाँ निम्न कोई नहीं होता, ऐसा कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था अनत्यज। इसके बाद आगे चलते हैं। ये जाति पाति वाली जो परंपरा है ये ऋग वैदिक काल से शुरू हुई थी, हालांकि उस समय इसका इंटेंशन कतई खराब नहीं था। वहाँ पर कर्म आधारित ये वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन बाद में जो पाखंडी लोग थे उन्होंने इसे मजबूत कर दिया। मजबूत करने का मतलब क्या है कि पारिवारिक व्यवस्था बना दिया कि जिस परिवार में तुम पैदा हुए हो उसी जाति के माने जाओगे और वही काम तुमको करना पड़ेगा, भले तुम्हारी मर्जी ना हो। इसके बाद देखिए, जबकि द्रोणाचार्य जी जो कि खुद जाति व्यवस्था के बहुत बड़े पक्षधर थे, वो कहा करते थे कि जो काम आप करने लगते हैं वही आपका हो जाता है और आप उसी वर्ण के कहलाते हैं। हालांकि वो सिर्फ कहते थे, इसका पालन वो खुद नहीं करते थे। पालन करते तो कर्ण के साथ इतना भेदभाव नहीं हुआ होता और एकलव्य का उन्होंने अंगूठा नहीं कटवाया होता, लेकिन फिर भी वो कहते थे कि ब्राह्मण जब हाथ में शस्त्र धारण करता है तो वह क्षत्रिय बन जाता है। ये वो अपने बारे में कहते थे, लेकिन दूसरों पर अप्लाई नहीं करते थे। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर 22वें को आपने देखा, डी वाला सही है। 23वें को जरा देखिए, यहाँ कहा गया है कि व्याकरण के ज्ञाता, जिन्हें व्याकरण की अच्छी खासी नॉलेज हो और अच्छी खासी नहीं बहुत गूढ़ ज्ञान हो,
उनके लिए एक शब्द अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखिएगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहले में लिखा है व्याकरणी, दूसरे में लिखा हुआ है पाणिनि, इसके बाद व्याकरण और व्याकरणज्ञ। कौन सा इसमें से सही होगा? पाणिनि जो है एक उपमा हो जाएगी। पाणिनि जो थे वो संस्कृत व्याकरण के प्रणेता माने जाते हैं, तो ये एक उपमा हो गई कि अच्छा पाणिनि के जैसा, लेकिन एक शब्द आपको ढूंढना है यहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से। तो बताइए कौन सा होगा। 23 का हो जाएगा सी, व्याकरण। ये जो शब्द इसके लिए इस्तेमाल होगा वो व्याकरण होगा, जिसे कि व्याकरण की बहुत अच्छी खासी जानकारी हो। इसके बाद 24 को देखिए, यहां कहा गया कि जिस पेड़ से पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द। अब यहां पर लिखा है कि प्रपर्ण, पर्ण मतलब पत्ता, उसके अलावा अपर्णा, इसके अतिरिक्त पत्रहीन और अपत। दुर्गा माता या पार्वती देवी को अपर्णा भी कहा जाता है। ये पत्ते खाकर और उसके बाद बिना पत्ते खाए भी जिंदा रही, तपस्या कर रही थी, तब की स्थिति है। पहले पत्ते खाती थी, उसके बाद पत्ते भी खाना छोड़ दिया, कठोर तप किया था भगवान शिव की प्राप्ति के लिए, तो वो अलग चीज है। फिलहाल आपको ये बताना है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए, बताइए इसमें से कौन सा विकल्प एकदम सही होगा। 24, तो इसका हो जाएगा अपत, यानी जिसके पास कोई पत्ता ना हो, गंजा हो गया हो पेड़ और पतझड़ का शिकार बन गया हो। इसके बाद आगे चलते हैं। हालांकि ऐसे ठूठ बहुत कम ही पेड़ होते हैं, उनमें नई पत्तियां पहले आनी शुरू हो जाती हैं, उसके बाद पत्ते झड़ते हैं, लेकिन प्रायः बहुत से ऐसे भी पेड़ देखे जाते हैं जो गंजे हो जाते हैं। 25 को देखिए, 25 में कहा गया है कि जिसके पास कुछ ना हो। ये वाक्यांश का एक शब्द वाला हिस्सा है, तो यहाँ वाक्य दिया है, उसके लिए आपको एक शब्द चुनना है। कौन सा होगा? अभावग्रस्त होगा, अकिंचन होगा, दीनहीन होगा या महादीन होगा? इसमें से कौन सा शब्द एकदम सही बैठता है? तो 25 का हो जाएगा बी, अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो। और ईश्वर की शरण में अगर कोई जाए तो उसे अकिंचन होकर ही जाना चाहिए। इस बात का गुमान लेकर नहीं जाना चाहिए कि मेरे पास बहुत सारी दौलत है या मेरे पास इतनी योग्यता है, हम इतने काबिल हैं। ये सब अहंकार से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए कहा जाता है कि अकिंचन भक्ति जो होती है वो फलित होती है। मतलब आप सोच लीजिए कि आपके पास कुछ नहीं है, जो कुछ है वो ईश्वर का है, और तब अगर आप शरणागत होते हैं तो ये फायदेमंद होता है। फिलहाल अकिंचन। इसके बाद अज्ञ। अज्ञ का अर्थ आपको बताना है। अज्ञ शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है, यानी वही वाक्यांश के लिए एक शब्द वाली बात है। नीचे आपको वाक्य ढूंढना है। तो दिया हुआ है जो कुछ भी न जानता हो, जो बहुत कुछ जानता हो या सब कुछ जानता हो, जो थोड़ा बहुत जानता हो ऐसे, या फिर जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो, यानी जानबूझकर अनजान बना हो। तो इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो अज्ञ के लिए फिट बैठता है? बताइए इसमें से कौन सा होगा। 26 को आप देख लीजिए। अज्ञ का मतलब होता है कि ये कुछ भी न जानता हो, तो यहाँ पर अज्ञानता से जुड़ा हुआ है अज्ञ, ये बन जाएगा ए वाला। इसके बाद 27 को देख लीजिए। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, यानी जो चीज़ गलत है उसको करने के लिए आपसे आग्रह कर रहा है कि नहीं करिए ही। ऐसा आग्रह जो है वो बच्चे करते हैं, उन्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है, तो वो जिद पर अड़ जाते हैं कि नहीं ये काम करिए ही, और उसके बाद वो उचित हो या अनुचित इसका वो विचार नहीं करते। तो कुल मिलाकर अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला ये कौन होगा? कुग्रह होगा, अनाग्रही होगा, दुराग्रही होगा या कुआग्रही होगा? इसमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका जो 27 नंबर का है इसका हो जाएगा दुराग्रही। 27वें का क्या होगा? सी वाला होगा। ये दुराग्रह होता है जिसमें कि आप अनुचित बात के लिए आग्रह कर रहे हैं। ऐसे ही दुस्साहस का भी होता है। एक तो होता है साहस, जिसमें कि आप सकारात्मक चीज के लिए हिम्मत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और एक ऐसा होता है कि ऐसा काम जो कि एकदम नामुमकिन के बराबर हो या उसको करना ठीक ना हो, उसके लिए आप साहस करने के लिए जुटे हुए हैं, तो वो दुस्साहसी प्रवृत्ति कही जाती है। फिलहाल यहाँ जो शब्द है उसको हम देखते हैं, तो ये होगा दुराग्रही। इसके बाद पति युक्ता स्त्री, यानी जिसका पति हो, मौजूद हो, ऐसी स्त्री के लिए एक शब्द। ये कौन सी स्त्री कहलाएगी? यहाँ पर दंपति लिखा हुआ है, जोड़ी लिखा हुआ है, भाग्यवान लिखा है, सधवा लिखा है, तो इसको आप ऐसे ले लीजिए कि ऐसी स्त्री जिसका पति जीवित हो। अब समझ में आया? तो ये सधवा हो जाएगा। जिसका पति न जीवित हो वो विधवा हो जाएगी। तो यहाँ पर वैसे भी जिस व्यक्ति की पत्नी मर जाती है तो उसको विधुर कहते हैं, तो यहाँ उनका संबोधन आपको पता होना चाहिए, ये सधवा होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 29 को देखिए, जिसे बुढ़ापा ना आए, जो कभी बूढ़ा ना हो। ऐसा कोई होता है? पुराने समय में होते थे लेकिन अब नहीं होते। तो जिसे बुढ़ापा ना आए, इस वाक्यांश के लिए आपको एक तत्सम शब्द का चयन करना है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? निर्झर होगा, निर्जर होगा, अमर होगा और अजर होगा। जो सी वाला है वो अजर है और डी वाला जो है वो अमर है। तो जरा मतलब होता है बुढ़ापा और उसी से बना है अजर। अमर मतलब क्या होता है? जो कभी मर न सके, और अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो। तो इसका सी वाला सही है। ये जो सी है इसको कहेंगे अजर। इसके बाद 30वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहां कहा गया है कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो।
यानी एक ही पिता की कई पत्नियां हों और उनसे अलग अलग पुत्र पैदा हुए हों, जैसे दशरथ जी की 3 रानियां थी, उसी प्रकार से वहाँ पर भगवान राम के वो मतलब एक माता के पुत्र नहीं थे। जैसे वहाँ कैकेयी और सुमित्रा के जो पुत्र थे वो अलग थे, लेकिन भाई का जो प्रेम था वो उनके बीच में काफ़ी अच्छा खासा था। तो यहाँ पर वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अन्योदर कहेंगे, सौतेला कहेंगे, औरस कहेंगे या सहोदर कहेंगे? सहोदर तो उसको कहते हैं जो एक ही माता के उदर से पैदा हुए हो। लेकिन बाकी जो है उनका क्या यहाँ विचार हो सकता है, बताइए। तो ये जो 30वें नंबर का क्वेश्चन है इसका ए हो जाएगा, अर्थात अन्योदर। ये अन्य के उदर से, यानी पिता एक ही है लेकिन माता भिन्न भिन्न है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 31 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया कि तद्भव शब्द आपको खोजना है। अग्नि का मतलब यहाँ दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा तद्भव है, ये छांटिए। तो अग्नि है, पुष्प है, शलाका है और 14 है। तो 14 जो है ये यहाँ पर तद्भव है, तत्सम नहीं है। 14 का तत्सम क्या होगा जरा बताइएगा। संस्कृत की गिनती आती है या नहीं? अगर आती होगी तो आप 14 का जो तत्सम है वो खोज लेंगे, बाकी जितने हैं वो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए तिक्त, तिक्त का तद्भव आपको खोजना है। तीखा होता है इसका, 32वें का क्या हो जाएगा? 32वें का हो जाएगा ए। और तीता, जो मिर्च ज़्यादा पड़ जाती है और उसके बाद आपको तीता लगता है और आप पानी पीते हैं या चीनी खाते हैं, वही वाला तीता, ये चीज़ है। तीखा से ज़्यादा तीता यहाँ सही होगा, तिक्त। इसके बाद 33 को देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द आपको इसमें ढूंढना है। एक ही तत्सम है, बाकी जितने हैं वो क्या है? यहाँ अशुद्ध है यानी तद्भव है। तो तुरंत है, आज है, धीरज है और खरपर है। तो खरपर होगा इसमें। 33 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पर डी वाला विकल्प आप चुनिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 34 को देखिए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? भौजी, भौजाई, भ्रातृजाया और जोरू। बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं। अब इनका कोई और अर्थ ना निकालिएगा। यहाँ पर होगा भ्रातृजाया, मतलब जो भाई की पत्नी हो। इसे आप आम बोलचाल की भाषा में भाभी या भौजी कहते हैं। भौजी भी नहीं कहते, भौजी कहते हैं। खैर, तो यहाँ पर भ्रातृजाया होगा, सी वाला। इसके बाद 35 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रिय है, पिया है, मोर है, चार है। यहाँ पर तद्भव शब्दों की भरमार है। एक जो है वो तत्सम है, कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा ए वाला, यानी प्रिय। प्रिय को यहाँ पे तत्सम के तौर पे हम देखेंगे। और पिया का हो जाएगा प्रिया। इसके बाद देख लीजिए 36 में तत्सम शब्द ही आपको खोजना है। चत्वारी है, अढ़ाई है, मोर है और बैर है। तो इसमें चत्वारी जो है ये आपका तत्सम है। 36 का क्या होगा? ए वाला होगा। इसके बाद नेक्स्ट 37 को देखिए। इसमें तद्भव आपको खोजना है। पीछे आपको क्या देखना था? इस वाले में तत्सम देखना था, लेकिन यहाँ पर आपको तलाश करनी है तद्भव की। यौवन है, निर्झर है, जीव है और स्थान है। इसमें से कौन सा तद्भव है? यानी आम बोलचाल का है, संस्कृत लिस्ट शुद्ध नहीं है। देखकर बताइए। तो इसका हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब देख रहे हैं? यहाँ पर 37 को आप देख लीजिए। जीभ, जीभ का होता है जिह्वा। तो यहाँ दिया है जीभ, इसलिए ये तद्भव है। इसके बाद नेक्स्ट 38 को देखिए। यहाँ पर भी तद्भव शब्द की ही आपको पहचान करनी है। प्रस्तर है, जामुन है, तैल है और पौत्र है। तो जामुन हो जाएगा। जामुन का जो शुद्ध तत्सम होता है वो जम्बू होता है। अपने भारतवर्ष को जम्बू द्वीप का ही एक खंड माना गया है जहाँ जामुन के वृक्षों की भरमार हो। तो इसलिए यहाँ पर जामुन जो है ये तद्भव है, इसका शुद्ध जम्बू होगा। इसके बाद अज्ञान, ये जो शब्द है इसका आपको तद्भव चुनना है। अज्ञान जो है ये शुद्ध तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? अनजान, अजान, अनजाना या अजाना। तो अनजान होगा, हम लोग कहते हैं ना अनजान है हम इस बात से। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो इसके लिए एक जो तत्सम शब्द होगा वो अज्ञान होगा। इसके बाद 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। इसमें कहा गया है कि कौन सा तत्सम शब्द है? छाया, छाता, छेद और छुरी। इसमें से कौन सा आपका तत्सम है ये आपको बताना है। 40 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। देखिए, वैसे देखा जाए तो इसमें कोई भी तत्सम नहीं है। ये जो पूरा प्रश्न है ये डिस्टर्ब है। इसमें आप देख लीजिए, छाया का यहाँ अगर आप देखेंगे तो बिंब होता है, शुद्ध जो होता है वो बिंब होता है। छाता का छत्र होता है, छेद का छिद्र होता है और छुरी का यहाँ पर जो तत्सम है वो भी आपको ढूंढने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ देख लीजिए, छुरी का वैसे यहाँ जो तत्सम शब्द होता है वो अलग अलग किताबों में भिन्न भिन्न दिया हुआ है और किताबों में जो मतभेद है उसी के चलते लोगों में भ्रम पैदा होता है। तो ये प्रश्न पूरा डिस्टर्ब है। हालांकि इसका जो उत्तर यहाँ मौजूद है, अभी मौजूदा हाल में अगर देखा जाए तो वो सी वाला है। छेद को कहा गया है कि ये तत्सम है और छेद कतई तत्सम नहीं है, छिद्र इसका होता है।
चलिए अब आगे देखते हैं। ये एक प्रश्न इसमें छटा हुआ है। 41 को देखिए, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। यहाँ पर्यायवाची का जो जोड़ा है वो दिखाया गया है, उसमें से एक आपका गलत है, उसकी आपको तलाश करनी है। तो 41 का जरा देखिए, पुरंदर अमरपति, ये पर्यायवाची है, विलोम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सरोवर का पुष्कर, जलधि का अम्बुद और फणी का उरग, बताइए इसमें से कौन सा आपका नॉट करेक्ट है? देख लीजिए। तो 41 का आपका सी हो जाएगा, जलधि का अम्बुद। बाकी जितने पर्यायवाची हैं वो सही है। पुरंदर किसका होता है? इंद्र का पर्यायवाची होता है। वैसे ही सरोवर यानी तालाब को पुष्कर, पोखरा, ये सब क्या है? पर्यायवाची है। पुष्कर जो है ये शुद्ध होता है। इसी प्रकार से फणी और उरग ये सर्प के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन यहाँ जलधि और अम्बुद, ये जो दो हैं, ये अलग अलग चीज़ों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जलधि किसको कहा जाता है और अम्बुद किसको कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, ये अम्बुद है, अम्बुज नहीं है। ज और द के अंतर से पूरा जमीन और आसमान का फर्क हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसका सी वाला करेक्ट है, इसमें नॉट करेक्ट खोजना था। इसके बाद 42वें नंबर के प्रश्न को देखिए। टीका शब्द का पर्यायवाची है। टीका, ये लगाने वाला, मस्तक पे लगाने वाला तिलक नहीं है। यहाँ पर कहा गया है टीका अर्थात जो आप कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, उसके बारे में कहा गया है। तो इसका पर्यायवाची आपको खोजना है। व्याख्या, आलेख, अन्वेषण या छिद्रान्वेषण, इसमें से कौन सा एकदम सुटेबल है बताइए। 42, तो इसका करेक्ट हो जाएगा व्याख्या। लेकिन व्याख्या में कैसा? ये आलोचनात्मक व्याख्या होती है। टीका जो है ये प्रशंसा वाली नहीं होती है, इसमें आपको तारीफ भी करनी होती है और बुराई भी करनी होती है। जैसे आप निबंध लिखते हैं तो निबंध में आपको यही शैली अपनानी होती है, टीका टिप्पणी वाली। वहाँ पर आपको टिप्पणियाँ करनी पड़ेंगी, जो टीका है वो लिखनी पड़ेगी। लेकिन जो टीका आप लिखते हैं, टीका और टिप्पणी दो चीज़ होती है। तो जो कमेंट होता है उसको टिप्पणी प्रायः हम लोग कहते हैं, लेकिन कमेंट का जो तरीका होता है वो टीका वाला होता है। मतलब उसमें हम क्या करते हैं? आलोचनात्मक दृष्टि रखते हैं। जैसे YouTube में आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसकी आप तारीफ भी करते हैं और बुराई भी करते हैं। जहाँ कमियाँ होती हैं वहाँ पे कमी निकालते हैं, और ये अच्छी चीज़ है। कमी आप निकालेंगे तभी जो बनाने वाला है या जो भी लिखने वाला है उसको उसका जो दोष है उसका ज्ञान होगा, और दोष का ज्ञान होना ये अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर टीका और टिप्पणी ये दोनों चीज़ें आलोचनात्मक होती हैं, और इसलिए यहाँ पर व्याख्या से इसको जोड़कर देखा गया है। यहाँ आलोचनात्मक व्याख्या जो होती है उसको टीका कहा जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। पर्यायवाची जो शब्द है उनका सिलसिला चल रहा है। इसके बाद आप देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर आम का पर्यायवाची नहीं है। आम एक फल होता है तो उसका पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? अतिसौरभ, सहकार, अम्बु और रसाल, इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? यानी 3 तो है ही है, देखकर बताइए कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा 43 का सी, यानी अम्बु जो है ये आम का पर्यायवाची नहीं है। अ से ये भी है और अ से आम भी होता है, तो यहाँ मिलाकर मत देखिएगा, बाकी जितने हैं वो सब आम के ही पर्यायवाची। इसके बाद 44 को देखिए। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वितुंडा, दामिनी, चंचला और तड़ित, इसमें से कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ 44 का जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। ऐसा उत्तर माला में दिया हुआ है, लेकिन बी वाला कैसे हो जाएगा? बी वाला जो है वो नहीं हो ही नहीं सकता। दामिनी जो है ये बिजली का ही पर्यायवाची होता है। यहाँ पर इसका जो करेक्ट होगा वो ए वाला होगा। आगे चलते हैं 44 का ए। इसके बाद 45 को देखिए। अग्नि को यह नहीं कहते हैं, यानी अग्नि के लिए कोई एक संबोधन इसमें से इस्तेमाल नहीं होता है। तो वायु सखा, कृषाणु, दहन और भानु, इसमें से कौन सा अग्नि के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधन नहीं है बताइए। तो इसका हो जाएगा डी, यानी भानु। यहाँ पर भानु जो है ये अग्नि के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। भानु किसके लिए इस्तेमाल होता है ये जगजाहिर बात है। इसके बाद 46 को देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सरिता का पर्याय नहीं है। सरिता किसको कहा जाता है? नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पर उसका पर्याय कौन सा नहीं है? तटिनी, त्रिपथगा, निम्ना, इसके अलावा तरंगिणी, इसमें से कौन सा पर्यायवाची सही नहीं है बताइए। तो 46 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, त्रिपथगा। ये जो पर्यायवाची है ये आमतौर पर सरिता के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। किसी खास नदी के लिए इस्तेमाल हो वो अलग बात है, लेकिन सभी नदियों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। इसके बाद 47 को देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से सरिता का पर्याय इसमें से कौन सा नहीं है? दोनों प्रश्न देखने में एक जैसे लग रहे हैं, 47 और 46, लेकिन विकल्प अलग अलग है। तो जो 47 वाला है इसमें विकल्प बदल दिया है। तटिनी है, जाह्नवी है, निम्ना है और तरंगिणी है। तो यहाँ पर जाह्नवी जो पर्यायवाची है ये किसका है? ये गंगा का है तो ये भी नदी ही, लेकिन यहाँ एक नदी विशेष की बात की गई है। तो ये जाह्नवी, यहाँ पर ये गंगा का पर्यायवाची है और ये सरिता का पर्याय नहीं हो सकता। इसके बाद आगे चलते हैं। गेह, गेह शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। 48 देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा गृह,
यहाँ पर गेह का जो पर्यायवाची है, गेह एक सामान्य बोलचाल का शब्द है और इसका शुद्ध रूप जो होता है वो गृह होता है, यानी घर। इसके बाद आगे चलते हैं, 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। एक तो तर्कश का पूछा है, तर्कश का पर्यायवाची, और दूसरा निषीध, निशा और रैन, ये किसके पर्यायवाची है ये आपको बताना है। तो पहले तर्कश का देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया तर्कश होता क्या है, पता है आपको? कहते हैं ना कि तर्कश में चुन चुन कर तीर भरे हुए हैं और अब निशाना मारेंगे। तो ये योद्धाओं के पास पहले के समय में होता था। पहले के समय में AK-47 या इस प्रकार के जो वेपन्स हैं वो नहीं हुआ करते थे, यानी बंदूकों का जो आविष्कार है वो नहीं हुआ था। तो पहले के समय में बंदूक का काम धनुष बाण करता था। यानी आज के समय में अगर जो धनुर्धारी अर्जुन है, गांडीवधारी, वो जीवित होते, मौजूद होते, तो वो बहुत बड़े गनर माने जाते, यानी निशानची माने जाते, और वो बंदूक लेकर सबको शूट करते ऐसे। लेकिन पहले के समय में वही काम धनुष बाण से होता था और ये योद्धा इतने कुशल होते थे कि एक साथ बहुत सारे तीरों को ये प्रक्षेपित कर लेते थे। तो यहाँ कहा गया कि जो तर्कश होता है इसको तुड़ीर भी कहा जाता है। ये एक रखने का कंटेनर टाइप का होता है और इसका आकार बॉटल नुमा होता है, सिलेंड्रिकल ऐसा होता है। आपने देखा होगा ये बगल में कंधे पे टांगे रहते हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे बाण भरे रहते हैं और जब आवश्यकता होती है तो उसमें से खींच खींच कर बाण धनुष पर चढ़ाते हैं, इस पर ऐसे चढ़ा लेते हैं और उसके बाद संधान करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको इसका पर्यायवाची खोजना है, तो कौन सा होगा? शिलीमुख होगा, धनुष्यज्ञ होगा, इसके अलावा चंद्रहास दिया हुआ है और निशंग दिया हुआ है। तो चंद्रहास तो एक खड्ग का नाम था जो कि रावण को भगवान शिव ने दी थी उपहार स्वरूप। अब इसमें से कौन सा है बताइए? 49। इसका हो जाएगा डी, निशंग। तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है उसमें भगवान राम की स्तुति की गई है, निशंग चाप सायकम भ्रमण्य लिम्प नायकम। ये और सेम यही जो पंक्तियां हैं ये आपको जो शिव तांडव स्तोत्र है उसमें भी दिखाई देती हैं, जो कि रावण के द्वारा लिखा गया है। तो ये चीज़ें हैं। फिलहाल इसका निशंग होगा। इसके बाद 50वां नंबर का जो प्रश्न है इसमें निषीध, निशा और रैन, ये 3 किसके पर्यायवाची हैं ये आपको बताना है। विभावरी, केशरी, निशाचर और सरस्वती, इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो निषीध, निशा और रैन ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका जो सुटेबल पर्यायवाची है वो विभावरी होगा, यानी ये सब रात के पर्यायवाची, रात्रि को कहा जाता है। निशीत भी कहा जाता है, रैन भी कहते हैं और उसके अलावा निशा भी कहते हैं, निशी भी कहते हैं, और ये विभावरी जो है ये भी इसी का पर्याय कहा जा सकता है। तो यहाँ तक हमने ये मॉक टेस्ट पेपर पूरा हल कर लिया है। 50 प्रश्न हमने जनरल स्टडी प्लस रीजनिंग के देखे, उसमें करंट अफेयर भी शामिल था। इसके अलावा 50 प्रश्न हमने विशुद्ध हिंदी भाषा के देखे, जिसमें कि हमने पर्यायवाची, विलोम या वर्तनी शुद्धि, इस प्रकार के अनेकों जो प्रारूप थे उन्हें हल किया है। ऐसे ही मॉक टेस्ट पेपर की श्रृंखला तब तक जारी रहेगी जब तक कि आप परीक्षा के एकदम नज़दीक नहीं पहुंच जाते, यानी परीक्षा के समय से कुछ समय पूर्व तक ये चलती रहेगी। और इस श्रृंखला का एकमात्र उद्देश्य है, लगातार आप अभ्यास करिए। अभ्यास करने में आप कोई कोर कसर मत रखिए। सब कुछ जितना आपके अंदर ताकत है वो सब झोंक दीजिए, अपनी सारी बुद्धि को यहाँ एकाग्र कर लीजिए और एक लक्ष्य पे अपना ध्यान लगाकर अगर प्रयास करेंगे तो अभी भी सफलता बहुत दूर नहीं है, आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते प्रयास करने की आवश्यकता है। मनुष्य कोशिश करे तो सब कुछ संभव है और यहाँ जो वैकेंसी है उसमें सिलेक्शन होना पॉसिबल है। मैंने बहुत देखा है कमेंट बॉक्स में नेगेटिव कमेंट आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि बिक चुकी है वैकेंसी, जो है वो बिक चुकी है। ठीक है, बिक गई है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो तैयारी कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगी, ये पक्की बात है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत कभी जाया नहीं होगी, ये याद रखिएगा। तो यही सोचकर मेहनत करिए, यहाँ नहीं तो कहीं और, लेकिन यहीं पर आपको सिलेक्शन लेना है, ये मानकर प्रयास करिए। चलिए, तो आज के लिए नमस्कार।